सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसके पिछले वीडियो जैसे हम लोग ने देखा था, मैंने सिविक्स का चैप्टर 1 जो था उसका लोकसभा पार्ट ख़त्म कर चुका था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम राज्यसभा से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, प्लीज़ करो। नहीं करोगे तो फिर क्या करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, करना, ठीक है। एंड और इधर उधर की बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं पीछे बोलता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टडी, ठीक है। पहले पढ़ाई, ये क्लास 10 का है, ठीक है, अब 10 का ही होगा, ठीक है। चलो, हमारा आता टॉपिक यहाँ से क्या, राज्यसभा, ठीक है। कॉम्पोजिशन, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा। अपर हाउस ऑफ द एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अपर हाउस लोअर हाउस, दो हाउस होता है हमारे पार्लियामेंट में, जैसे कि आपको पता है। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। तो राज्यसभा तो अपर हाउस इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट, राज्यसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखो बेसिकली बेसिक सा है, पूछ सकता है कि अपर हाउस को क्या कहते हैं, या फिर राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, तो अपर हाउस, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द राज्यसभा डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। राज्यसभा डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से डिफर करता है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250 मेंबर्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 250 मेंबर्स, ठीक है। वाइल 238 ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द स्टेट्स, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंगस्ट मेन ऑफ रेप्यूटेड इन वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ये पॉइंट कहता है कि 250 टोटल है, जिसमें से 238 जो स्टेट से आते हैं, और जो बाकी जो बचे हुए जो 12 कैंडिडेट्स है या 12 मेंबर्स है, उनको कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स कि हु इलेक्ट्स द 12 मेंबर्स और हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, दैट इज 12, ठीक है। और ये 12 मेंबर्स बनने को नॉमिनेट किस बेसिस पे किया जाता है, उनमें एक टैलेंट होना चाहिए, जिसके मतलब दे मस्ट बी गुड इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस वगैरह, किसी चीज़ में आपको अच्छा होना चाहिए, तो अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप नॉमिनेट होते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर सर को एक बार ऑफर मिला था, कॉज इज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, ओके। चलो, हाउएवर द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एट प्रेजेंट इज 245, मतलब फिलहाल अभी इफेक्टिव कितने मेंबर्स राज्यसभा में एट प्रेजेंट है, 245, ठीक है। आउट ऑफ विच 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 245 में से 233 जो है सिंपल सा मैथ्स है, जो कि इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स है, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। Election and term. The representatives of each state in the council state are elected by the elected members of the legislative assembly of the state in accordance to the system of proportional representation by means of single transferable vote for a period of 6 years. देखो इलेक्शन इनका कैसे होता है, ये these actually they are elected by whom, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं ना ऑफ स्टेट के एमएलएज, वो इन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। कि राज्यसभा का मेंबर जैसे मतलब मान लो बीजेपी क्या करता है, उनके जो एमएलएज है वो मिल के एक आदमी को बोलते हैं कि भाई ये मेरा मेंबर होगा राज्यसभा के लिए, हम इसको, ये हमारा पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, बहुत सारे करते हैं, उसमें से आपको हर स्टेट से कुछ आदमी को भेजना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ के एमएलए जो ज़्यादा रहेंगे वो इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स का टेन्योर। लोकसभा का टेन्योर कितना था, 5 ईयर्स का था, और यहाँ का कितना है, 6 ईयर्स का है, ठीक है। हु इज़ द एमपी ऑफ योर एरिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया, ठीक है, कौन है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, दैट इज इट कैन नॉट बी डिजॉल्व लाइक द लोकसभा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर व्हाट इज़ द डिफरेंस पूछेगा कि लोकसभा राज्यसभा क्या है, तो याद रखना हमेशा कि राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, उसको हटा नहीं सकते। जैसे कि अगर आप 5 साल के लिए 6 साल के लिए अगर आप किसी को इलेक्ट करते हो, तो वो 6 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट करके ही जाएगा, ठीक है, वो हट नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है अगर वो रिज़ाइन कर दे, दैट्स डिफरेंट, या फिर वो उनका डेथ हो जाए, या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम के चलते वो जा नहीं पाए, दैट्स डिफरेंट। बट जैसे लोकसभा में क्या है, मान लो आपको जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स आपको चाहिए, जैसे कि एक गवर्नमेंट सरकार बनाने के लिए आपको शायद 273 या 72 मेंबर्स चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब जैसे बीजेपी की 300+ सीट्स है, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर 273 के उनका नीचे आता है, या जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर के नीचे आता है, तो संग संग उनका सरकार क्या होता है, नीचे गिर जाती है, फिर से इलेक्शन होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिलों में सबको रिज़ाइन करना पड़ता है, एंड फिर से क्या होगा, इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन राज्यसभा में ये सीन नहीं है। राज्यसभा में है कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हो तो आप 6 साल के बाद ही अपना पोस्ट छोड़ोगे, ठीक है। जैसे
लोकसभा में क्या होता है, अगर आपका नंबर सही नहीं है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका डिसॉल्व हो जाता है, मतलब आपका हट जाता है सरकार। बट राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ परमानेंट हाउस, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years। हर मेंबर जो होता है आपका क्या होता है, लोकसभा, एक सेकंड, ईच मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड फॉर द, हाँ, 6 साल के लिए राज्यसभा का मेंबर सेलेक्ट होता है, और 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर कर जाता है। जैसे कि अगर सिंपल मैथ्स लो, जैसे मान लो आज मैं इलेक्ट हुआ, तो मेरे से 2 साल पहले जो मैंने से 6 साल पहले जो इलेक्ट हुए थे, वो अब मेरे साथ रिटायर कर जाएंगे, तो मैं तो इलेक्ट हुआ, ठीक है। तो वैसे करके ये तो कोई परमानेंट, एक बार इलेक्ट होगा तो अपना टेन्योर कंप्लीट करना ही रहेगा। तो जो बंदा नया जो मेंबर्स नए आते रहेंगे, वो जब आएंगे तो उनके साथ देखना कुछ मेंबर्स रिटायर करते जाएंगे, क्योंकि ये तो लोकसभा नहीं ना है कि आप फिर जीत गए फिर आ जाए, फिर जीत गए फिर आ गए, नहीं। अगर 6 साल कंप्लीट है तो आपको हटना पड़ेगा, ठीक है, राज्यसभा में। नहीं तो अगर फिर से आप नॉमिनेट होगा, दैट्स डिफरेंट, बट आपको हटना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है या फिर जाता है, तो क्या होता है, हमेशा देखता है कुछ 1/3 इतना मेंबर्स मेरे साथ हटते जा रहे, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, 6 साल में आपको हटना है। 6 साल में एक नया बैच ऑफ, जैसे मान लो आप 10 में आज पढ़ रहे हो, जब आप पास कर जाओगे तो एक नया 10 का एक बैच आएगा, स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो वो क्या देखें, हाँ 10 पास किया तो आप उसकी जगह भर रहे हो। तो राज्यसभा में यही सीन है, अगर वो 6 साल में पहले जो इलेक्ट हुए तो वो सीट छोड़ेंगे, तब नया बैच फिल होगा, ठीक है, ये चीज़ है। मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड, जैसे कि मैंने कहा था, इफ़ दे सो डिजायर्ड एंड इफ़ देयर इलेक्टर्स वांट, जो उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं, अगर वो फिर चाहेंगे तो इन्हें फिर से री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे गवर्नमेंट चलाने वालों को पढ़ाई लिखाई का कोई ज़रूरत नहीं है, पहला बात, ठीक है। लेट मी हैव सम वाटर प्लीज़। सॉरी। हाँ, आइए हम देखते क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या है। नंबर 1, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब समझाने की बात है, नहीं समझ आ रहा भाई, बुक बंद करे, तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ही शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। याद रखना, डोंट गेट कन्फ्यूज। लोकसभा में मिनिमम एज क्या था, 25 ईयर्स। राज्यसभा में मिनिमम एज क्या है, 30 ईयर्स। डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। तो 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। पॉइंट 3 कहता है ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब वो कहीं से बदमाशी किया हुआ ना होना चाहिए, कहीं से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या फिर कोई काम ना किया हो, जैसे कि उसका जेल वेल में या फिर FIR दर्ज हुआ उसके ऊपर, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, उसका कहीं नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। जैसे कि मान लो अगर वो राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होना चाहता है, तो इसको अपना जो भी पोस्ट, अगर किसी गवर्नमेंट काम कर रहा हो, मान लो जैसे कि मान लो एक रेलवे एम्प्लॉई है, मान लो एक रेलवे एम्प्लॉई, उसे राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं खोल सकता, वो कहीं और जॉब नहीं कर सकता, उसे सिर्फ राज्यसभा का मेंबर ही बनना पड़ेगा, ठीक है। लाइक द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ही और शी शुड पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जैसे कि लोकसभा में आपको बताया था, इनमें वो चीज़ अदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है पार्लियामेंट में, या फिर कुछ नया नियम आता है तो इनमें वो होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, इस पार्ट को छोड़ते हैं, सीधा पॉइंट्स पाते हैं। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ, देखो जैसा कि लोकसभा मैंने आपको समझाया था, ठीक क्वालिफिकेशन को अपोजिट कर दो, काम खत्म, ठीक है। क्वालिफिकेशन अच्छे से पढ़ो तो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। देखो, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिंपल सा बात है। ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, पागल के हाथ में देश चलाना नहीं देना चाहिए। ही शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कोई भी पुलिस वगैरह या फिर कोई भी गलत काम में इनका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही हैज़ नॉट सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका जो सिटीजनशिप है वो ना सीज़ कर लिया, वो ना उनसे छीन लिया। अगर मैं इंडियन हूँ, कल मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया जो देश के अगेंस्ट काम कर दिया या फिर कुछ मिल गया, तो मुझे अगर क्या बोलता, भाई तुम आज से सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहे, तो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया जब मैं से छीन लिया गया तो उन्हें हट जाना पड़ेगा। ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, कोई भी लॉ में उसको डिस्क्वालीफाई, मतलब जैसे कि मान लो कोई लॉ पास हुआ, उसमें उसका कुछ गलती मिला तो वहाँ से उसको हटा दिया जाता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए इनमें, ठीक है। पूरा क्लीन चिट मिलना चाहिए इनको, ठीक है। चलो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका चेयरमैन कौन होता है। जैसे वहाँ पे चेयरमैन हमारा होता है कौन है, लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर होते हैं, जो कि एट प्रेजेंट है वेंकैया नायडू सर, ठीक है। लाइक द लोकसभा, द राज्यसभा हैज़ ऑल्सो अ चेयरमैन एंड अ डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। और इसके अलावा कुछ नहीं जानना है आपको, बस कौन है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एट प्रेजेंट कौन है? वेंकैया नायडू सर है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब एडवांटेज ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे इस पार्ट को छोड़िए, सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सम एडवांटेज क्या है? मेनी ग्रेट साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, literary persons, scholars etc who feel shy in contesting the elections can be accommodated in the राज्यसभा। मान लो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, या फिर कोई स्कॉलर पढ़े लिखे काफ़ी होते हैं, वो क्या कर उन शर्म आती है भाई इलेक्शन लड़ना। देखो इलेक्शन लड़ना बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत गंदगी होती है वहाँ पे, मतलब मारा मारी। अब समझ रहे हो इलेक्शन कैसे लड़ता है, देखते ना सबको, मतलब इलेक्शन उतना, ये लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो ये लोग को इलेक्शन का जैसे उस चीज़ में उतरना नहीं है, ठीक है। तो ये लोग शर्माते हैं कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना वरना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो इन्हीं बंदों को क्या करता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है, किन से? द प्रेसिडेंट से, ठीक है। इनको जगह दी जाती है, कहते हैं इनको ही मौका देना चाहिए, ठीक है। दे कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। इन्हें नॉमिनेट किया, ऑफर किया जाता है कि प्लीज़ आप मेंबर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते वगैरह। द स्टेट कैन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इन राज्यसभा में। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें देखो क्या है ना, हर स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, हर स्टेट को। कौन रिप्रेजेंट करता है? उस पर्टिकुलर स्टेट या कुछ एमएलए मिल के क्या करते हैं, उस स्टेट के लिए एक बंदे को रिप्रेजेंट करा, मतलब नॉमिनेट करते हैं। तो उससे क्या हो, मान लो बिहार से अगर कोई आदमी जाता है तो बिहार को रिप्रेजेंट किया। कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे बहुत कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो होता है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मतलब बहुत पता नहीं क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं उनके बारे में हम, मतलब सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडिया वाले लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे देखो जैसे पॉपुलेशन बहुत कम है वगैरह, दे आर वेरी गुड पीपल, मतलब मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह जाते हो नहीं पाते ठीक से, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत शर्मीले होते हैं, वो थोड़ा आउटकास्टेड फील करते हैं आई गेस, ठीक है। तो उनको उनके जो एमएलए है वो उन्हें वहाँ के लोग को नॉमिनेट करेंगे, पढ़े लिखे लोग को नॉमिनेट करेंगे, तो उससे क्या होता है राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, तो ये फ़ायदा एक होता है, हर स्टेट को मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस इन केस ऑफ इमरजेंसी, इवन द लोकसभा डिजॉल्व्स, इट इज़ द राज्यसभा विच शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। जैसा कि देखो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो मान लो कभी इमरजेंसी कंट्री में आ गया, तो लोकसभा मान लो वहाँ डिजॉल्व हो गया, लोकसभा वहाँ से हट गया, तो फिर अगर मान लो राज्यसभा भी हट गया, लोकसभा हट गया, तो फिर अपना कंट्री को बचाया कौन उस इमरजेंसी से। तो वहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोकसभा तो हट चुका है, तो एक राज्यसभा बचा, अपर हाउस बचा हुआ है। तो वहाँ पे वही, जब तक लोकसभा सही से सेटल नहीं होता या फिर इमरजेंसी जब तक हट नहीं जाता, तब तक राज्यसभा क्या करता है, अच्छे से अपना यूनियन को चलाता है, अपना कंट्री को चलाता है कुछ देर के लिए, जब तक लोकसभा एक्शन में ना आ जाए, ठीक है। तो हाँ, वाटर बहुत गर्मी बढ़ गई यार, बहुत गर्मी बढ़ गई यहाँ पे। चलो पॉइंट नंबर 4, द राज्यसभा कैन बी डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट इन द टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड देयरफॉर एम्पावर यूनियन। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने का। द राज्यसभा कैन ऑल्सो बी कैन मेजोरिटी टू सेट अप अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ये दोनों पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1 से लेकर 3 तक ही पढ़िएगा, मतलब पढ़ सकते हैं बट आएगा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तभी मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट। एक्चुअली मेरा पेज कटा हुआ है यहाँ पे। अच्छा बच्चों, अगर ये पॉइंट अगर आप समझ, देखो मेरा कटा हुआ मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर आपको कुछ पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो मैं अपना बुक खोलूँगा तो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट तो कट गया है, डिसाइड क्या है पता नहीं, ठीक है। मैं बुक खोल के मैं आपको देख लूँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन प्रिविलेजेस। कुछ प्रिविलेजेस उन्हें मिलती है, ठीक है। क्या क्या मिलती है ये देखते हैं। पहला, फ्रीडम टू स्पीच। देखो फ्रीडम टू स्पीच हर व्यक्ति को, मुझे है, आपको, हर किसी को है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना होगा तभी आप ये प्रिविलेज एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। The members of the parliament have the freedom to speak out their views within as well as out of the parliament. इन्हें क्या मतलब प्रिविलेज दिया गया है कि वो पार्लियामेंट में आराम से कुछ भी अपनी बात को रख सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं।
दे आर नॉट बॉन्ड कि कहीं पे कि आप पार्लियामेंट के बाहर निकले तो कुछ नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट के अंदर हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ उन्हें जो सही लगता है वो वहीं पे बोलेंगे। दे हैव ऑल्सो द राइट टू गेट देयर व्यूज़ पब्लिश इन द प्रेस। मान लो किसी पार्लियामेंट मेंबर को, MP या MLA को लगता है कि वैसे उनका कोई पॉइंट है जो कि दुनिया को जानना चाहिए, तो क्या करते हैं वो उनको हक है कि वो अपना बात को प्रेस पर रख सकते हैं या फिर न्यूज़ में डाल सकते हैं कि भाई मेरे लिए मान लो CAA-NRC मेरे लिए ये है, मुझे ये पसंद नहीं या फिर ये पॉइंट उसका पसंद नहीं, तो वो अपनी पॉइंट को आराम से रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नो प्रोसीडिंग्स इन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम फॉर वॉट एवर दे से इन द पार्लियामेंट। वो कुछ भी अगर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता। मान लो वो कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ भी बयान दे रहे हैं, तो उस पर अगर आप चाहो कि आप उसको हम बैकलैश कर दे, उसको हम क्या करें, उस पर केस कर दे या फिर उस पर अगेंस्ट कुछ हम कार्रवाई करें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो दे आर फ्री टू से वॉट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। चलो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव अ स्पेशल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन be kept detained if any case of criminal is going on the court law against him. The law demands his detention. It is only can be done when the proper permission of the chairman of the house which has happened to the members. ये पॉइंट कहता है कि देखो, आपको समझा देता हूँ ये पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। देखो मैं पेज वहाँ कट गया, आई गेस वहाँ कुछ मिस हो रहा होगा, पर यहाँ मिस नहीं, मुझे दिख गया पॉइंट, आपको समझाता हूँ आराम से। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, देखो अगर कोई सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पे वो पार्लियामेंट का मेंबर आराम से अपना रह सकता है, बात कर सकता है, जो भी उसका पॉइंट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो उस पर कोई क्रिमिनल केस आ गया या फिर उस पर कोर्ट अगर कुछ बोलता है कि भाई इस बंदे ने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा काम किया है, तो उस पर केस होगा, ये होगा, कुछ जज, तो उसको कोई घसीट के या फिर कोई बोल के लेके नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं लेके आ सकता। जब तक कि जो ऑफिस ऑफ, जब तक कि उनका जो चेयरमैन है, जैसे स्पीकर हुआ लोकसभा में या फिर एक्स ऑफिसर चेयरमैन हुआ हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा में होता है, जब तक वो परमिट ना करे कि नहीं भाई तुम में ऐसा ऐसा पाया गया है, हम तुमको ऑफिस से मतलब हाउस से निकाल रहे, तभी वो उन्हें जेल वगैरह पुलिस कस्टडी में लेके जा सकता है। लेकिन जब तक वो MLA MP बने हुए हैं तब तक उन पर कोई कार्रवाई जल्दी नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके लिए किसका चाहिए होगा परमिशन? चेयरमैन का चाहिए होगा या फिर जो स्पीकर होगा उनका चाहिए होगा, ठीक है। चलो, अब हमारा आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स आर द फॉर्मेलिटीज विच द लेजिस्लेटर हैव टू ऑब्जर्व इन द कोर्स ऑफ द फंक्शन। मतलब जब हमारा लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट चल रहा हो तो कुछ फंक्शन से कुछ फॉर्मेलिटीज जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, इसके अगेंस्ट वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स कंपलसरी टू देम टू फॉलो। पहला ऐसा हमारा आता है, सबसे पहला क्या, ओथ मतलब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे अगर मान लो कोई भी मेंबर इलेक्ट होता है तो उसको एक शपथ लेनी पड़ती है, जैसे कि एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि भाई मुझे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो मैं आई प्रॉमिस कि मैं अपना काम सही से करूँगा और पब्लिक के लिए काम करूँगा। देखो यहाँ पे ओथ दिया हुआ है, ठीक है। आई हैविंग बीइंग वगैरह वगैरह करता कोई कुछ नहीं है, बस नाटक है जो भी है सिर्फ नाटक और कुछ नहीं, कोई नहीं करता कुछ। ठीक है, ओथ वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओथ समझ जाओ, शपथ लेना होता है, ठीक है। ओथ याद करना नहीं पड़ेगा कि मतलब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द ओथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, कोरम पूछ सकता है कि कोरम क्या होता है। आइए कोरम पढ़ते हैं। कोरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कुड ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। देखो कोरम आपको जिसने बताता हूँ कोरम होता क्या है। जैसे कि मान लो आपका 250 मेंबर, मान लो राज्यसभा, अच्छा चलो हमारा राज्यसभा लोकसभा दोनों पकड़ा हुआ है, मान लो मैं राज्यसभा को पकड़ता हूँ, 250 मेंबर्स मेरे को चाहिए रहते हैं। अब मान लो 5 मेंबर रहेंगे तो क्या मीटिंग स्टार्ट करे? कोई मतलब नहीं बनता 5 मेंबर्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कोरम बोल के कि देयर हैज़ टू बी अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैज़ टू बी प्रेजेंट। एक मतलब एक अमाउंट ऑफ मेंबर्स को प्रेजेंट होना ही होगा मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर नहीं होगा तो मीटिंग को वहीं से ख़त्म एडजॉर्न कर दिया जाएगा, मतलब मीटिंग ख़त्म कर दिया जाएगा अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं रहे तो, ठीक है। एज पर द रूल 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, मतलब जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10 को प्रेजेंट होना ही होगा। जैसे कि 445 मेंबर्स है तो हेंस 55 मेंबर्स आपको प्रेजेंट होना ही होगा कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। राज्यसभा में क्या है, 25 मेंबर्स आपको होना ही होगा स्टार्ट करने के लिए मीटिंग को। समझ आया? कोरम क्या है? कोरम वो है जो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा ताकि कोई मीटिंग हम स्टार्ट करें, ठीक है, जो कि क्या है 1/10 है। अब 1/10 आप 245 का कैलकुलेट कर लो और
545 का कैलकुलेट कर लो, आपका 55 और 25 आता है, ठीक है। तो 25 एंड 55 आर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन ईच हाउस। 55 लोकसभा, 25 राज्यसभा के लिए टू स्टार्ट अ मीटिंग। अगर इनसे कम होता है, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम होता है तो मीटिंग क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, मीटिंग क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, कास्टिंग वोट। द डिसीजन ऑफ द हाउस आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोट, बट इफ देर इज अ टाई, दैट इज द वोट्स ऑफ फॉर एंड अगेंस्ट हैपन इन इक्वल, द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ बीन गिवन द पावर टू कास्ट हिज वोट टू मेक अ डिसीजन। अच्छा, मान लो कोई बिल पास हो रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे दूँ, वाटर बिल। मैं वाटर बिल एकदम बेसिक एग्जांपल है कि भाई बिल, वाटर पे भी बिल लेना चाहिए ताकि वाटर लोग ज़्यादा वेस्ट ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे वाटर आज मिलता है हमें तो मिलता है, उसका कोई बिल नहीं पे करना पड़े। तो मान लो एक सेकेंड, हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो डिसीजन चल रहा, ठीक है, कि हम लोग को वाटर बिल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो जब देखा गया, जब वोटिंग हुआ तो देखा गया कि दोनों का वोट टाई हो गया, फॉर या फिर मतलब फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब होता है कि कोई कहते हैं लाना चाहिए और जो कहते हैं नहीं लाना चाहिए, इन दोनों में क्या हुआ, टाई हो गया। मतलब मान लो 50 वोट हो गए फॉर के लिए, 50 वोट हो गए अगेंस्ट के लिए। तो कभी ला सकता है कि अगर दोनों क्लैश कर गया तो नहीं ला सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीकर को पावर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, उनको जो सही चीज़ जो सही लगता है उस हिसाब से वो वोट करे। मान लो अगर वो फॉर करेंगे तो 51 वोट्स हो गया फॉर के लिए, 50 हो गया अगेंस्ट के लिए, ज़्यादा हो गया फॉर के लिए तो बिल आ जाएगा। अगर अगेंस्ट ने वोट किए तो अगेंस्ट का ज़्यादा हो गया और फॉर कम हो गया तो क्या हुआ, बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पीकर को पावर दिया गया है कि वो जब टाई ब्रेकर का काम करेगा, टाई ब्रेकर का काम करेगा कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। जब भी कोई टाई होता है दो हाउस मेंबर्स का बीच में कोई भी डिसीजन में, वहाँ कौन वोट करता है, स्पीकर वोट करता है, ठीक है। वोट बाय द स्पीकर इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। किसको, कास्टिंग वोट किसको कहते हैं, द वोट गिवन बाय द स्पीकर, ठीक है। क्वेश्चन आवर, एवरी मेंबर ऑफ द हाउस हैज़ द प्रिविलेज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, अब मान लो गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए बैठे रहते, तो आप ऐसा तो नहीं ना कि आप तानाशाह की तरह बैठ गए, कोई पूछने वाला कुछ है, ऐसा नहीं है। तो जो अपोजिशन में रहता है, दे हैव द राइट, दे हैव गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट कि भाई मान लो कोई भी पब्लिक का काम हो रहा, मान लो रोड्स बन रहा है, तो जो रोड्स का स्पीड जो बनना चाहिए उस स्पीड में नहीं बनना, तो यहाँ पे अपोजिशन जो है गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि सर 4 साल हो गए, ये अभी तक इतना किलोमीटर रोड बना, इतना किलोमीटर रोड क्यों नहीं बना, कहाँ गया, कैसे हुआ। दे हैव द राइट टू क्वेश्चन। या समझ आ रहा क्वेश्चन आवर, इस आवर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन पूछता है, अपोजिशन पूछता है। किससे पूछता है, गवर्नमेंट से पूछता है। एंड द गवर्नमेंट आर बॉन्ड टू आंसर देम कि हाँ हाँ मेरा ये काम ऐसे अटका हुआ, वैसे अटका हुआ, जो भी अपने रीज़न देते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है, कौन पूछता है, ऑपोजिशन पूछता है। किससे पूछता है, गवर्नमेंट से पूछता है। किस पे, ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक का जो काम होता है उससे पूछता है। इतने स्कूल्स बनने चाहिए थे, इतने स्कूल्स क्यों नहीं बने, वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब ये स्कीम चलनी चाहिए, तो इस स्कीम में इतना लोग को फ़ायदा होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा। जॉब्स क्यों नहीं हो रहा, जैसे पेट्रोल का प्राइस हाइक हो रहा तो पेट्रोल पे पूछेगा ऑपोजिशन, इतना प्राइस क्यों हाई हो रहा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आवर, ठीक है। सच क्वेश्चन आर एड्रेस टू जैसे कि मैंने आपको लोकसभा में कहा था, कोई भी मैटर हो फेस टू फेस, अगर गवर्नमेंट बोल रहा है, अगर गवर्नमेंट का लोग अपोजिशन का आंसर दे रहे हैं या फिर अपोजिशन का लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फेस टू फेस बात नहीं करेंगे। वो किसे एड्रेस करेंगे, जो हेड है, जो स्पीकर है और जो चेयरमैन है, इन्हें एड्रेस करेंगे। सर ऐसे, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, समझे। कोई भी चीज़ मैटर जो बात होगा वो सीधे किसको होगा, स्पीकर को होगा या फिर जो चेयरमैन होगा उनको होगा, ठीक है। डायरेक्ट अपोजिशन या फिर गवर्नमेंट को नहीं बोला जाएगा। फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। हर डे जो वर्किंग डे होता है, हर जो पार्लियामेंट चलता है, उसका 1 घंटा जो फर्स्ट आवर रहता है वो किस लिए डिसाइड किया, किस लिए रिजर्व रखा गया, किस लिए, क्वेश्चन आवर के लिए। बस पहला सब वैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगा तो पहला जो घंटा रहेगा वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब मान लो स्पीकर को कुछ लगा कि नहीं आज क्वेश्चन आवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्कस करना है, तो वो चेंज कर सकता है स्पीकर, ठीक है। चलो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। अब हमें यहाँ पे आता है 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हाउस। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मान लो
हर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वन वर्ड क्वेश्चन हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ, लॉन्ग आंसर्स हुआ, शॉर्ट आंसर्स हुआ, 1 मार्क 2 मार्क, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना। तो उस तरह से क्वेश्चन हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है, क्वेश्चन आवर्स के भी कुछ तरीके होते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि आपको प्रेजेंट करना रहेगा क्वेश्चन का, मान लो तरीका रहेगा, आपको उस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। आइए देखते क्या क्या हमारा पहला क्वेश्चन रहता है किस तरह का, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, स्टार्ड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड इन अ रिटन फॉर्म बाय द मिनिस्टर कंसर्न्ड। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो भी अनस्टार्ड क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसमें क्या रहता है, आपको जो आंसर देना पड़ता है। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी क्वेश्चन जो अपोजिशन पूछता है रेलवेज से, ठीक है, किसी भी रेलवेज को डिपार्टमेंट से पूछता है कि भाई, तो रेल मंत्री को आंसर, रेल मिनिस्टर जो रहता है उन्हें आंसर करना पड़ेगा। तो जो आंसर करेंगे ना वो रिटन फॉर्म में करेंगे, ठीक है। वो अनस्टार्ड क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। अनस्टार्ड में क्या होता है, उस लीडर को या फिर जो मिनिस्टर रहता है कंसर्न, उसे क्या करना पड़ता है, रिटन वे में आंसर देना पड़ता है। जो भी आंसर उसका क्वेश्चन का रहता है उसको रिटन वे में देना पड़ता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है क्या, स्टार्ट क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओरली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय द मेंबर्स कंसर्न्ड। फिर जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, मान लो जैसे फिर फॉर एग्जांपल फिर से आप रेल मंत्री पकड़ लो, रेल मंत्रालय ले लो, रेल मिनिस्ट्री ले लो, उनसे कोई भी क्वेश्चन अगर स्टार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो मिनिस्टर कंसर्न रहेंगे उनको वहीं पे एट प्रेजेंट ही वहाँ पे खड़ा होकर उनको ओरली आंसर देना पड़ेगा। जैसे हम मान लो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए, आप क्या करते हो, लिख के देते हो भाई मेरा नाम ये, मेरा नहीं, ओरली आंसर करते हो, तो आपको जस्ट एकदम वैसे ही आंसर करना रहता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, मतलब मान लो उसके रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड विद प्रायर नोटिस ऑफ 10 days। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, मान लो किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रहता है, पब्लिक के लिए डायरेक्ट रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो या फिर कुछ डीप रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस हम लोग क्या रहता है कि जो अपोजिशन रहता है क्या करेगा, 10 दिन पहले क्वेश्चन पूछने का एक नोटिस भेज देगा कि सर मैं आपको इस रिलेटेड इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इस टॉपिक पे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसको 10 दिन पहले क्या करता है, प्रायर नोटिस सेंड कर देता है, ठीक है, समझो। हाँ, तो फिर उस पर उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ 10 दिन पहले, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, 10 दिन पहले नोटिस भेज दिया जाएगा दैट रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, सो द मिनिस्ट्री गेट्स रेडी कि हाँ भाई इस क्वेश्चन पे मुझे आएगा तो मुझे रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा आता है कि 0 आवर। तो 0 आवर एक अच्छा इंपॉर्टेंट आवर होता है जो कि सीधे क्वेश्चन आवर के बाद होता है। मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, क्वेश्चन आवर के बाद होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होता है जो कि 1 घंटे का रहता है, ठीक है, जो कि 12 बजे स्टार्ट होता है, 1 बजे तक चलता है। 1 बजे क्यों, 1 बजे के बाद क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 बजे ये लोग का लंच टाइम होता है। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना, मान लो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे लंच टाइम होता है, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनका भी लंच टाइम 1 बजे से होता है। तो 12 से 1 तक 1 घंटे का ही क्वेश्चन आवर रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इट कांट एक्सीड मोर देन 1 आवर। आइए पढ़ते हैं, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर इज नोन एज द 0 आवर। बोला था क्वेश्चन के आवर के बाद जो सीधा आवर रहता है वो 0 आवर रहता है। इट स्टार्ट्स एट अराउंड 12 o'clock एंड मेंबर्स कैन राइज इशूज़ ऑफ इंपॉर्टेंस एंड आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इशू खड़ा कर सकता है, जैसे फार्म बिल हुआ या फिर वाटर बिल हुआ या फिर CA NRC, कोई भी बिल लेके इशू रेज कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 12 बजे स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स एट 12 o'clock, ठीक है। यूजुअली देर इज अ लंच ब्रेक एट 1 PM। तो 12 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे लंच होता है, तो ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा ही मिलता है। और क्वेश्चन आवर का नियम है कि इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 1 आवर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देयरफॉर डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, ठीक है। चलिए अब आता है रेजोल्यूशन। अ रेजोल्यूशन इज अ मोशन, एक सेकंड, हाँ, अब आता है रेजोल्यूशन। अ रेजोल्यूशन इज अ मोशन प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ये क्या है, एक रेजोल्यूशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पार्टी क्या करता है, एक मोशन पास करता है किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। उनमें से उस ग्रुप में से अ मेंबर मस्ट गिव 15 days प्रायर नोटिस ऑफ सच ए मोशन। ये मोशन पास होगा तो यहाँ पे उस ग्रुप का एक मेंबर क्या करेगा, 15 दिन पहले एक प्रायर नोटिस दे देगा कि भाई 15 दिन बाद या फिर इस दिन को हम लोग एक रेजोल्यूशन लेने वाले, एक मोशन पास करने वाले हैं, ठीक है। द स्पीकर में अलाउ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस। स्पीकर क्या करता है, 15 दिन से घटा के कोई थोड़ा और छोटा नोटिस कर सकता है, मान लो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में, अब वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ द हाउस ऑन सच मैटर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। उस मोशन के ऊपर जो भी मेजॉरिटी पे जो वोट करेगा या फिर जो ज़्यादा मेंबर मिलकर जो वोट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस मैटर को क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन पास हो गया एक हाउस के अंदर, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट एड्रेस। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 houses एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन।
ये क्या कहते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस? प्रेसिडेंट कब एड्रेस करते हैं? एक जॉइंट मीटिंग के लिए करते हैं। कब करते हैं? जब जो फर्स्ट सेशन जब होता है ना, 2 सेशन होते हैं, ठीक है, 6 मंथ के गैप में 2 सेशन होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो रहता है वो क्या करता है, जॉइंट मीटिंग बिठाते हैं क्या, जब फर्स्ट सेशन जब होता है, और जब फर्स्ट इलेक्शन जब मतलब इलेक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है, दोनों हाउसेस के लिए। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन। हाँ, दैट इज़ द बजट सेशन। जो पहला सेशन होता है मार्च या अप्रैल में जो होता है, अभी जैसे हुआ बजट सेशन, तो उससे पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट एक जॉइंट सीटिंग बैठाते हैं, ठीक है, हर साल। द प्रेसिडेंट एड्रेस इज़ अ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, द एड्रेस आउटलाइन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट एड्रेसेस क्या करता है, पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसी रहेगा उसको एड्रेस करता है। हाँ भाई, आज इस साल ये काम होने वाला है, या फिर जो भी प्रोग्राम या पॉलिसीज़ जो भी आएगा तो उस पर ब्रीफ बात करता है, अच्छा ये चीज़ इस साल होने वाले है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, इस चीज़ पर चर्चा होती है। हमारा नेक्स्ट आता है मोशंस। वेन एवर अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट इज सॉट टू बी डिस्कस्ड इन द हाउस, इट इज़ कॉल्ड मोशन। मान लो कोई भी मैटर को लेके पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का लेके कोई भी मैटर को लेके अगर डिस्कस होता है तो उसे अर्जेंट, वो अर्जेंट होना चाहिए, तो उसे क्या वहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, इट्स अ मोशन, ओके। मोशंस कैन ऑल्सो बी ऑफ वेरियस काइंड। अ मोशन ऑफ थैंक्स, फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी पार्लियामेंट and first session of every official year is addressed by the president. This address by the president is moved in the house, debated and approved. Such a motion is called thanks motion. देखो फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी न्यू पार्लियामेंट एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ऑफिशियल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी फर्स्ट सेशन रहेगा ऑफ द हाउस, मतलब मान लो नया इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा अगर आया होगा, या फिर जो भी फाइनेंशियल ईयर, मान लो हर साल का स्टार्टिंग में क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक मीटिंग बैठाएगा या फिर एक थैंक्स गिविंग के लिए एक मीटिंग बैठा देगा, ठीक है। दिस एड्रेस बाय द गवर्नमेंट इज मूव्ड इन द हाउस, डिबेटेड एंड अप्रूव्ड। ये जो थैंक्स गिविंग क्या करेगा, हाउस में चर्चा होगी, उस पर डिस्कशन होगा, उस पर डिबेट होगा, उसको अप्रूव करेगा, हाँ ये सही है कि नहीं है, या फिर जो भी उस पर बात होती है उस पर डिस्कस होगा। सच अ मोशन इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट थैंक्स कर रहे हैं। Substantiative motion, it is a resolution of the house giving express opinion of the house on a particular matter. यहाँ पे क्या होता है, जो हाउस रहता है वो किसी भी मैटर को लेकर अपना ओपिनियन देता है कि भाई इस मैटर को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है, इस हाउस का ओपिनियन क्या है, या फिर इस मेंबर का ओपिनियन, मेंबर इन द सेंस सॉरी, इस हाउस का ओपिनियन क्या है किसी भी मैटर को लेकर, उसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। चलो, मोशन फॉर रिमूवल एंड इम्पीचमेंट। Motion of removal and impeachment. If the president, the vice president, the speaker of or the judge of Supreme Court and the High Court act in violence of the Constitution, the Parliament can move a removal and impeachment such as dignitary. यहाँ पे क्या देखो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, स्पीकर हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ये लोग वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री होते हैं। तो इनको हटाना कोई आसान बात नहीं है कि भाई आज मन किया हटा दिए, ऐसे नहीं होता। एक सेकेंड, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, कि हम जब मन तब चाहे वैसा हटा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रोसीडियर्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मोशन ऑफ रिमूवल इम्पीचमेंट पार्लियामेंट पास, दोनों हाउसेज में पास किया जाएगा, भाई इस प्रेसिडेंट को हमें हटाना है, ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम है उसे वायलेट किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, इन्हें हटाने के लिए वोटिंग होगा, भाई 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहता है हटाने के लिए, जो भी प्रोसेस रहता है। तो कब हटेंगे, जब इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम को वायलेट करते तब भी हटेंगे। क्या, एक मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पास किया जाता है, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इन्हें हटाने का, ठीक है। अब आता है एडजॉर्नमेंट मोशन। जैसा पहले मैं बता चुका एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है। डेली बिजनेस ऑफ द हाउस इज प्रोग्राम्ड वेल इन एडवांस एंड इज कंडक्टेड अकॉर्डिंगली। कोई भी जो डेली बिजनेस पर डे जो नियम का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जो प्रोसीडिंग्स होते हैं हाउस के, पहले से वेल प्लान रहते हैं कि भाई आज जाके ये काम होगा, ये इस टॉपिक पर चर्चा होगी। ऐसा तो मतलब देखो, हमारा जो पार्लियामेंट है वही हमारा करता धरता है, मतलब पूरा कंट्री का वही लोग चलाता है। तो वो लोग अगर जाके बेवकूफ़ी करेंगे तो फिर हमारा ही लॉस है ना। तो ये लोग पहले से क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं कि भाई आज जाके ये काम करना है, इस टॉपिक पर बात करना है, ठीक है। बट इफ़ अ क्वेश्चन ऑफ इमेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस क्रॉप्स अप, मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पब्लिक का वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर खड़ा हो गया, आ गया, क्रॉप अप कर गया, द मेंबर कैन डिमांड एडजॉर्नमेंट ऑफ डिस्कशन ऑन स्लेटेड बिजनेस एंड डिस्कस द मैटर इमीडिएटली। मान लो जैसे हम लोग पानी के बिल के ऊपर बात कर रहे थे, मान लो नॉर्मल अभी हम लोग बात करें पानी का बिल के ऊपर, ठीक है। सडनली क्या हुआ,
एक बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ गया कंट्री पे सडनली, ठीक है। मान लो एक दो कंटिन्यू मीटिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर बिल पे डिस्कशन कर रहे हैं, हर स्टेट का हर MP MLA जो भी बात कर रहा है। सडनली क्या होता है, देखा जाता है कि या फिर कोई बीमारी फैल गई, या फिर मान लो कोविड फैल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। पानी का बिल आए ना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं हमें, बट अगर जो कोई भी बीमारी डिजीज़ फैलती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जल्दी से रोकना। तो क्या करता है, एडजॉर्नमेंट मोशन पास करता है कि भाई इस वाटर बिल पे जो हमारा चर्चा हो रही है इसे हम जस्ट स्टॉप करते हैं, और हम उस पब्लिक मैटर पे, जैसे मान लो डिजीज़ का मैटर या फिर जो वैक्सीनेशन का मैटर है, फिर जो कोविड का मैटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस पर चर्चा संग संग स्टार्ट किया जाएगा। तो एडजॉर्न क्या किया गया, जो प्रेजेंट वाटर बिल पे हम बात करें तो उसे एडजॉर्न कर दिया गया और इस टॉपिक पे बात करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो ये होता है एडजॉर्नमेंट मोशन। देखो, डिस्कस देयर मैटर इमीडिएटली, संग संग उस मैटर पे जो प्रॉब्लम अराइज हुआ उस पर इमीडिएटली बात करना शुरू किया जाता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन अ पार्लियामेंट सेटअप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये कहता है कि जो पार्लियामेंट जो सेटअप काउंसिल मिनिस्टर सेटअप होते हैं जब तक अपना मेजॉरिटी इंजॉय कर, जब तक अपना मेजॉरिटी रखते हैं, जो कि 272 या 273 है, जब तक उनके पास वो नंबर्स है ऑफ MPs है, तो वो अपना पावर इंजॉय करते हैं, अपने मज़े करते हैं कि भाई मैं प्रेसिडेंट बन, प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं MP बन गया हूँ, MLA बन गया हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, ये मिनिस्टर बन गया, एंजॉय करते हैं। कब तक, जब तक उनके पास मेजॉरिटी है। जैसे मेजॉरिटी कम होता है उनकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। चलो, if a successful motion of no confidence is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers has to resign, and on the other hand the majority votes against the motion, the government survives. यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए क्या होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको लोकसभा में, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता, रिपीट करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपका 5 साल का टेन्योर है, आप 5 साल आराम से एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सरकार, आपसे देश चल नहीं रहा, तो हम ऐसे बैठ के तो नहीं देख सकते कि भाई सब कुछ बर्बाद हो रहा है और हम बैठे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए भी कुछ उपाय दिया गया है। उपाय ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है ना, एक मोशन पास होता है, एक नो कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे को, मतलब ऑपोजिशन या फिर जो भी मेंबर्स है उनको गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट चला पा रही है। गवर्नमेंट पूरा इकोनॉमी को डुबा दी, हेल्थ को डुबा दी, सब कुछ डुबा दी, तो भाई तो वहाँ का मेंबर्स क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मुझे गवर्नमेंट के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कि वो लोग इकोनॉमी रिवाइव कर सकते हैं या फिर कंट्री को चला सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक मोशन पास करेंगे, उसे कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अगर मेजॉरिटी वोट नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आ जाता है, मोशन या फिर पास हो जाता है, जब कब होगा, जब मेजॉरिटी वोट मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो संग संग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर, जो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी उनके रहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, संग संग सरकार गिर जाती है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट, मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट अगर कोई अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के यहाँ पे क्या दिया हुआ, इफ़ ऑन द अदर हैंड द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स अगेंस्ट द मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट अगर मेजॉरिटी वोट आ गया तो क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। No confidence motion are very important because when a debate is held on the no confidence motion, members discuss the general policies of the government in detail and not the matter of the particular bill. जब नो कॉन्फिडेंस मैटर जब आता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वहाँ पे क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट का जो मेन पॉलिसीज़ है उस पर डिस्कस किया जाता है कि भाई आपका पॉलिसी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट करेगा, सोशल क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस होता है, ठीक है। इन सच अ वे मच लाइट इज शेड ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड द एटीट्यूड ऑफ द डिफरेंट पार्टीज टुवर्ड्स देम। यहाँ पे क्या होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस है, इन सब चीज़ पे क्या मेन फोकस डालता है, तो उससे क्या होता है भाई, अगर ऐसा कुछ आ गया तो सरकार को डर लगता है कि भाई अगर मैं ठीक से जल्दी कुछ इस पर नहीं किया तो क्या होता है, सरकार या फिर जो पब्लिक है या फिर जो मेंबर्स हम पे कॉन्फिडेंस खो देंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगे, उससे क्या हमारा सरकार गिर जाएगा। तो हमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके पेट्रोल का प्राइस फॉर एग्जाम्पल नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, call attention motion, a member of the parliament may waive prior permission of the speaker call the attention of the minister to any matter of urgent policy importance and the minister may make a brief statement or ask time to make letter on dictate, मतलब वहाँ कट गया, सॉरी, लगता है स्कैन ठीक से नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कॉल अटेंशन क्या होता है। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है, एक प्रायर परमिशन लेता है स्पीकर से कि सर इस चीज़ पे, इस अर्जेंट टॉपिक पे हमें बात करनी है, ठीक है। मान लो जैसे कोविड आ गया, तो कॉल अटेंशन, एक अटेंशन समझ रहे हो ना आप, समझ आ रहा है क्या अटेंशन पाना, तो क्या करेगा, एक कॉल अटेंशन मोशन पास है, मान लो किसी और चीज़ से बात हो रही है, ठीक है। तो एक मेंबर क्या करेगा, जल्दी से पार्लियामेंट परमिशन ले लेगा स्पीकर का और एक कॉल अटेंशन नोटिस पास कर देगा कि हमें इस टॉपिक पे अर्जेंटली बात करना है, ठीक है। आप समझ रहे, कॉल अटेंशन सीख कर रहा है, इस टॉपिक में हमें जल्दी से बात करना है ताकि हम जल्दी से इस पर कुछ उपाय ला सकें, ये ज़्यादा फैल ना जाए। एंड द मिनिस्टर मेक्स अ ब्रीफ स्टेटमेंट और आस्क टाइम टू मेक
यहाँ पे क्या करता है, ब्रीफ स्टेटमेंट दे देता है कि भाई मतलब इस टॉपिक पे हम लोग इस कॉल अटेंशन हम क्यों बुलाए हैं, उसको देना पड़ेगा रीज़न। भाई ऐसे तो नहीं ना भाई अटेंशन अटेंशन बोल दिया आ जाएगा, ऐसा नहीं, उसे अपना अपना देना पड़ेगा भाई तुमने अटेंशन क्यों बुलाया है। तो उसे क्या एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे देगा कि सर मुझे इस टॉपिक का हमें बात करनी है इसलिए मैंने अटेंशन के लिए बुलाया। या फिर कुछ टाइम मांगेगा, मान लो सर 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, 3 हफ्ते का टाइम चाहिए, हम वहाँ पे क्या करेंगे आपको पूरा डिटेल से भेज देंगे या फिर डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कॉल अटेंशन मोशन, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, प्रिविलेज मोशन। अ प्रिविलेज मोशन इज मूव बाय अ मेंबर इफ ही फील्स अ मिनिस्टर हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और ऑफ एनी वन और मोर मेंबर्स by withholding a fact of case by giving distance version of the facts. फिर से पढ़ने दो, क्या कटा हुआ है यहाँ पे। प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड बाय मेंबर इफ ही फील्स अ मिनिस्टर हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और एनी वन ऑफ मोर ऑफ इट्स मेंबर्स बाय विथहोल्डिंग द फैक्ट ऑफ अ केस और बाय गिविंग अ डिस्टेंस वर्जन ऑफ द फैक्ट। मान देखो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन आपको समझ आया, कुछ प्रिविलेज देने का। प्रिविलेज मोशन यहाँ क्या होता है, बाई मेंबर फील, अगर मान लो कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस क्या करता है किसी चीज़ पे मतलब कुछ गलती करता है, ठीक है, या फिर मान लो फैक्ट छुपाता है या फिर क्या करता है उस फैक्ट्स का मतलब गलत फैक्ट देता है। देखो फैक्ट ऑफ अ केस बाय गिविंग डिस्टेंट वर्जन ऑफ द फैक्ट, मतलब फैक्ट जो है उसके अगेंस्ट मतलब या फिर उससे दूर कुछ देता है। मान लो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है और सरकार आके बोलते नहीं नहीं 60 रुपये है, तो झूठ है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिविलेज मोशन पास कर दिया जाता है ताकि वो फैक्ट छुपा रहा है या फिर फैक्ट से अगेंस्ट, फैक्ट के विरुद्ध जा रहा है, फैक्ट से हट रहा है वो, तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, प्रिविलेज मोशन पास कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लोकसभा ड्यूरेशन वगैरह ये सब, थर्ड लोकसभा सेकंड लोकसभा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बिसाइड्स दैट अ हाउस हैज़ टू बी एडजर्न्ड आफ्टर द बिजनेस ऑफ द डे इज़ ओवर, जब बिजनेस उस दिन का जो काम खत्म, एडजर्न हो जाता है हाउस। व्हेन द डेथ अकर्स ऑफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ द हाउस, मान लो जैसे कोई सिटिंग एमपी है उनका डेथ हो गया, तो क्या होता है वही संग संग मीटिंग बंद कर दिया जाता है विद उनको रिस्पेक्ट या फिर होमेज देने के लिए। व्हेन देयर इज़ नो सच डिस्क्रिप ऑन द हाउस दैट डिफिकल्ट टू कंडक्ट बिजनेस, मान लो वहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई भी बिजनेस या फिर कोई टॉपिक बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या करते जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है। फॉर वांट ऑफ कोरम, कोरम क्या था याद है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट, वहाँ पे जो रहता है उसको रिक्वायरमेंट करने के लिए या फिर कोरम जो मेंबर्स प्रेजेंट रहने के लिए, तो वहाँ पे करना। मान लो कोरम मेंबर्स नहीं है, जो कोरम रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर्स नहीं है, तो क्या होता है मीटिंग एडजर्न कर दिया जाता है। व्हेन द स्पीकर फाइंड्स इज नेसेसरी, 5वां पॉइंट के जब स्पीकर का मन करता है तो क्या करते हैं संग संग एडजर्नमेंट मोशन पास कर देते हैं, ठीक है। चलो 5वां पॉइंट समझ आ गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, और कितना पॉइंट है, चलो ज़्यादा नहीं और हो जाएगा। चलो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है, पार्लियामेंट का कुछ पावर्स होंगे, ऑब्वियस बात है इतना बड़ा पोजीशन तो कुछ पावर्स एंड फंक्शंस होंगे, हो गई। इस पॉइंट पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे आते क्या, लेजिस्लेटिव पावर्स। पहला पावर क्या, लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या करता है, पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंट्रल लेवल। पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग, नियम बनाने वाला बॉडी है जो कि नियम बनाता है कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे। इट फ्रेम्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स टू और रिपेल्स दैम, ये क्या करता है, एक नया नया लॉ को क्या करता है, लाता है, या फिर जो प्रेजेंट लॉ है उसको चेंज करना रहेगा या फिर हटाना रहेगा, तो उसे क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। On all of the 97 subjects of the union list and on the residuary subjects which have not found a place in the list, मान लो 97 जो टॉपिक्स जो यूनियन लिस्ट में मेंशन किया है, जो लिस्ट में मेंशन कर दिया गया उसके ऊपर, या फिर कुछ कुछ नॉट जो कि वहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है उस चीज़ के ऊपर भी ये लोग काम करता है, ठीक है। As far as 47 subjects of the concerned the concurrent list are concerned, both the parliament and the state legislature have got the right to make laws. कोई इन 97 में से 47 ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे बोथ द हाउसेस को हक है कि आप अपना लॉ वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। बट इफ़ एनी स्टेट लॉ कम्स इन टू कन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल और द सेंट्रल लॉ शैल प्रिवेल, मान लो कोई भी स्टेट क्या करता है, अगेंस्ट चलता है, या फिर कोई भी स्टेट और सेंट्रल का जो लॉ है फाइट करता है, मतलब कोइंसाइड करता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कौन जीतेगा, सेंट्रल जीत जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। चलो इट कैन एनैक्ट लॉज ऑन 61 सब्जेक्ट्स ऑफ द लिस्ट ऑल्सो इफ़, अगर बाकी जो 47 का बाकी जो बचे हुए उन पे भी काम कर सकता है, कब, इफ़ द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजॉरिटी टू द इफेक्ट दैट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट कैन कम टू एज्यूम नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कब हो सकता है, मान लो कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक पे जो स्टेट गवर्नमेंट जब लेके आता है, अगर उस चीज़ को
नेशनल लेवल पे अगर नेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मान लो कंट्री के कोई भी स्टेट एक कुछ लेके आता है, कुछ लॉ कुछ नियम लेके आता है, और जब देखा जाता है कि जैसे वो नेशनल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उसे भी ला सकते हैं, ठीक है। टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट द सेंटर टू पास अ लॉ फॉर देम वन और मोर सब्जेक्ट्स म्यूचुअली अग्रीड अपॉन देम। दो जब मोर देन क्या आप देखते हैं कि हाँ, जब दो या फिर उससे ज़्यादा जब स्टेट्स क्या करते हैं, सेंटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें ये लॉ चाहिए, हम दोनों इससे एग्री करते हैं, हम दोनों इस पर सेटिस्फाइड है, जो भी नियम कानून हमें इससे एग्री है, जब दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें रहता है तब सेंटर क्या करता है, ठीक है ये लॉ को ला सकते हो तुम, ठीक है। अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो क्या कौन प्रोक्लेम करता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, ठीक है। President takes over the administrative of the state on breakdown of the constitutional machinery of the state. Such laws will concern only the states for which they are passed. यहाँ पे क्या होता है, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, सरकार गिर गई है, ठीक है, संग वहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ फॉर रीज़न, या फिर मान लो किसी स्टेट में क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है टेक ओवर कर लेता है। देखना बहुत बार सुनोगे प्रेसिडेंट का रूल चल रहा, मतलब वहाँ प्रेसिडेंट अब भी वहाँ पे हेड है, जब तक वहाँ पे कोई सरकार नहीं बन जाती, ठीक है। कौन पास करता है, ये प्रेसिडेंट बोलता है, ठीक है। द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इन सर्टन केसेस दीज अमेंडमेंट्स शुड ऑल्सो बी rectified by a majority of the states. The states can in no case इनिशिएट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या कहता है कि द यूनियन पार्लियामेंट इज़ अ सोल राइट, कोई भी जो यूनियन पार्लियामेंट है सिर्फ उसके पास ही ऐसा हक है जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम है लॉ को अमेंड कर सकता है, मतलब प्रैक्टिकल ला सकता है, ठीक है। बट इन सम केसेस क्या होता है, क्या होता है मेजॉरिटी, जब पूरे स्टेट कुछ मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, उसका मेजॉरिटी जब किसी चीज़ पे एग्री कर जाता है, नहीं हमें ये भी चाहिए, तो उस पर भी क्या हो सकता है, काम आ सकता है, मतलब वो लॉ बन सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेट्स कैन इन नो केस इनिशिएट एन अमेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करता है, स्टेट अगर खुद से चाहे कोई नियम लाना, मान लो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चल रहा हो, ला सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चल रहा हो तो वहाँ पे क्या वो स्टेट कभी नहीं ला सकता कोई लॉ, ठीक है। समझ रहे हो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मान लो जो यूनियन लेजिस्लेटिव है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सिर्फ क्या करता है, कोई भी एक्स्ट्रा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में वगैरह में ला सकता है, हटा सकता है, ठीक है। लेकिन जो कोई अगर स्टेट चाहे तो वहाँ पे क्या है, स्टेट को पूरा ग्रुप में आना पड़ेगा, कोई एक सोलो स्टेट का बात नहीं सुना जाएगा। मान लो 28 स्टेट से मान लो 20 स्टेट हुए, 18 स्टेट हुए, ऐसे इतना बड़ा स्टेट मतलब हर मिल के अगर आते कि नहीं हमें ये लॉ ऐड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी होगा। अगर एक स्टेट मान लो वेस्ट बंगाल चाहेगा कि हम इस चीज़ को ऐड कर दे, कभी नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है। चलो थोड़ा पानी पी लूँ। अब आता है क्या, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है कोई भी एक्ट को प्रैक्टिकल लाने के लिए, जो एग्जीक्यूट करने के लिए। The ministers are chosen often among the members of the majority party in the parliament and they hold office only till they enjoy the confidence of the parliament. Members जो मान लो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, रेल मिनिस्टर हुआ, कोल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये लोग कहाँ से चूज़ होते हैं, जो मेजॉरिटी जो पार्टी विन किया है उसमें से ही ये लोग चूज़ होते हैं, ठीक है। ये लोग कब तक रहते हैं, जब तक कि जो मेजॉरिटी होल्ड करता है इसका पार्टी। मान लो बीजेपी का आज सब कुछ है तो ये लोग मेजॉरिटी में, जिस दिन इसका मेजॉरिटी हट जाएगा सारे मिनिस्टर्स को हट जाना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। द पार्लियामेंट इन दिस वे इज़ द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या है, कंट्रोलिंग बॉडी है सरकार का, ठीक है। इट एक्सरसाइजेज दिस कंट्रोल थ्रू डिफरेंट वेज गिवन बिलो। देखो यार फिर से वही चीज़ आ गया, क्वेश्चन हमारा आ गया, नो कॉन्फिडेंस आ गया, मॉनिटर ही नहीं आया, ठीक है। आइए देखते क्या क्वेश्चन आवर। फिर से ऐसा आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आवर जो क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाता है एन आवर अ डे इन द डेली रूटीन ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द सेशन इज रिजर्व फॉर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन क्या करते हैं, गवर्नमेंट सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, भाई इस चीज़ में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, ठीक है। मेंबर कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी ऑफ द मिनिस्टर्स आर ऑब्लिग्ड टू आंसर देम।
मिनिस्टर्स क्या करना पड़ता है, आंसर ज़रूरी ये करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आपको समझा ही चुका हूँ पिछला पेज में। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या, गवर्नमेंट फ्लोट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट्स इन द contravention of the provision, therefore the government can be voted out of the office by passing a vote of no confidence motion against the prime minister or the minister as a whole or any of its members। क्या होता है वहाँ पे जो अपोजिशन रहते हैं या फिर मेंबर्स मिल क्या करते हैं, एक नो कॉन्फिडेंस वोट पास करते हैं कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, ये देश नहीं चला पा रहे, तो क्या होता है इन्हें हटना पड़ेगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पढ़ा चुका पिछले पेज में, ठीक है। अदर मोशंस ऑफ सेंसस, the parliament can exercise its control over the government by the number of other motions of which it, if passed, amount to no confidence motion. They include adjournment motion, motion of censure against a minister or ministers, resignation of a government bill, passing of private members bill against the wishes of the government। ये सब चीज़ क्या अदर और सारे मोशंस है, ठीक है। इसमें कुछ आपको समझने का नहीं है, आपको समझ आ ही रहा होगा। एडजॉर्नमेंट मोशन दिया हुआ है, रिजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल, कोई भी बिल आता है उसे रिजेक्ट करने का है। प्राइवेट मेंबर, मान लो प्राइवेट में कोई भी अगर कोई भी चीज़ प्राइवेट का कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए अगर कुछ होता हो तो उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। विश ऑफ द गवर्नमेंट को भी अगेंस्ट कर सकता है ये लोग, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पास होता है तो। मॉनिटरी कंट्रोल्स, द पार्लियामेंट कैन होल्ड द स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइट बाय वोटिंग अ कट इन द एनुअल एंड supplementary budget or cut in the salaries of the ministers and face of opposition from the treasury benches। मॉनिटरी कंट्रोल्स क्या रहता है, मान लो जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो कंट्री में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा हो, तो यहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, सैलरीज काट देता है या फिर जो अलाउंसेस है मिनिस्टर्स का थोड़ा काट देता है ऑफ मिनिस्टर्स इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। It also appoints the public accounts committee to examine the mode of government expenditure। क्या गवर्नमेंट का कहाँ का एक्सपेंडिचर किस तरह से हो रहा है, क्या किस लिए हो रहा है, उस पर क्या करते हैं एक कमेटी बैठा देता है, ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर चेक करेगा। द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया एक्ट्स एज इट्स फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये दोनों क्या डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ये लोग गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से काम आते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है, तो मैं फिर आपको मतलब आंसर कर सकता हूँ वहाँ पे। अब जुडिशियल फंक्शन या जुडिशियल पावर क्या है पार्लियामेंट का, हम लोग उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट से बात है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हैं, उनको कभी भी हटा सकता है अगर वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं तो, ठीक है। चार्जेस कैन बी फ्रेम्ड बाय आइदर ऑफ द टू हाउसेज बाय द ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ 2/3 मेजॉरिटी। दोनों हाउस कहीं से भी ये चार्ज लगा सकते हैं, मान लो राज्यसभा भी बोल सकता है और लोकसभा भी बोल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी मुझे चाहिए रहेगा, ठीक है। इफ़ द चार्जेस आर एस्टैब्लिश बाय द अदर हैंड by the same majority, the president stands impeached and he is no more removed from his office। he is at once removed from the office। मान लो चार्जेस जो है, एक सेकेंड, मान लो चार्जेस जो है वहाँ पे अगर देख लिया गया कि नहीं सही में वो उन्होंने ऐसा गलती किया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किया है, तो संग क्या होता है वहाँ पे इम्पीच होता है, प्रेसिडेंट जो है हटा दिया जाता है अपने पोजीशन से, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द comptroller general and auditor general of India if they are found guilty in violating any clause of the constitution। ये लोग क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ है, ऑडिटर जनरल, ये लोग कभी भी हटा सकता है वहाँ से अगर उन्हें देखा गया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, उनका रूल्स को, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द मोशन कैन बी मूव्ड इफ सपोर्टेड by 1/4 members of the either house and carried out only if 2/3 members of each house vote in favor of the motion। 2/3 हर जगह याद रखना, 2/3 मेजोरिटी अगर होगा तभी वहाँ पे उस मोशन को पास किया जाएगा। पार्लियामेंट कैन कंडेम एनी if he is found guilty of defaming the contempt of either house of the parliament, the editor of the blue parliament। अगर देखो, अगर यहाँ पे क्या करता है, कंडेम करता है, अगर मान लो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर हुआ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट मेंबर है जो कि पार्लियामेंट में क्या करता है, डिफेम करता है या फिर किसी भी हाउस को डिफेम करता है, फिर हाउस के बारे में बुरा भला बोलता है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोलता है जो कि सही नहीं है, तो वहाँ पे क्या संग उनको हटा दिया जाता है, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो इस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करते डायरेक्ट हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट था एनुअल बजट। एनुअल बजट जैसे कि आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में भी जैसे आपके डैड कहते होंगे जैसे इस महीने मेरी सैलरी इतनी बनी है, ठीक है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स क्या करते, डिसाइड करते हैं अच्छा इस महीने अगर आपकी सैलरी इतनी बनी तो हमारे खर्च कैसे होंगे, ठीक है, किस किस चीज़ में हमें कितना खर्च करना पड़ेगा ताकि लास्ट मंथ में हमारे पास कुछ सेविंग्स हो जाए, ठीक है। तो अब एक क्या हुआ, एक बजट बैठता है कि भाई इतना खर्च करना है ताकि इतना हम सेव कर सकें। सेम चीज़ हमारे कंट्री में भी एनुअल बजट, ठीक है। एनुअल बजट क्या करता देखते हैं, पॉइंट क्या कहना चाहता है हम लोग पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम एंड द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग ईयर इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द किससे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट। The Parliament is empowered to vote a cut in the budget or reject it as a whole। देखो ये पॉइंट कहता है कि हमारे एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बजट को पेश करते हैं कि आने वाले साल में, मतलब इस साल मान लो 2021 का जो बजट पेश हुआ था, वो बजट में क्या है कि 2021 में जो जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, किस किस चीज़ में हमें कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मान लो एजुकेशन के ऊपर इतना करना रहेगा, वुमेन सेफ्टी के ऊपर इतना करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन के ऊपर इतना करना पड़ेगा, कोविड वैक्सीन के ऊपर इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या एक बजट वो पेश करते हैं, किसका, इसका की पॉइंट ये रहेगा कि विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट का परमिशन उसमें रहेगा, प्रायर प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा कि सर हम बजट पेश करने वाले, वो वहाँ पे परमिशन दे देंगे, हाँ आप पेश कर सकते हो। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, प्रेजेंट करता है बजट को, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आता है क्या, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स रहते हैं वो जस्ट ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते कि हाँ आपने कुछ भी सुना दिया हम सुन लेंगे, नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट उसमें या फिर कोई भी चीज़ रहा जो कि उन्हें सही नहीं लगा, तो वहाँ पे कट कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट ऐसा उन्हें ज़रूरी नहीं लगता, या फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे डिमांड हो रहे हैं, मतलब बजट में कुछ ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ अगर उन्हें और लगता है या फिर बाहर लगता है, या फिर जो भी है, समझ रहे हो, और लगता है तो क्या कर सकते हो, वो निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं। या फिर अगर उन्हें पूरा बजट अगर सही नहीं लग रहा, तो पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी वोट होगा, पूरे बजट को कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टू बी रिजेक्टेड एज अ होल, पूरे बजट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सम आइटम्स ऑफ द बजट आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू डिबेट ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द आइटम बट कैन नॉट वोट ऑन देम। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी पैसे जो टैक्स से कलेक्ट होते हैं, टैक्सेशन से या फिर कोई भी चीज़ से कलेक्ट होते हैं, वो इसी फंड में जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। इसमें ये चीज़ रहता है कि कोई भी इस फंड को यूज़ नहीं कर सकता बिना परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मुझे कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, एक्सपेंस के लिए, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हमें पार्लियामेंट से परमिशन ना हो। जो वोटिंग होगा या जो भी सिस्टम है, और पार्लियामेंट कहेगा नहीं आप ठीक है यूज़ कर सकते हो, तब भी आप इससे कुछ पैसे यूज़ कर सकते हो, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। ये रहा कंसोलिडेटेड फंड। जितना भी टैक्स से कलेक्ट किया पैसा होता है ये यहीं पे आता है, ठीक है। चलिए अब आया सप्लीमेंट्री डिमांड। The finance minister may come out with some supplementary demands in latter half of the financial year. Such demands are called supplementary budget and are treated by the parliament just as an annual budget. देखो ये पॉइंट क्या कहता है, मान लो आपका बजट सेशन हो गया, ठीक है, उसमें एक स्कीम आया, ठीक है, मान लो एक स्कीम आया कि स्कीम क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल घर बनाने का एक स्कीम है, मतलब होता है ना आयुष्मान योजना, शायद कोई एक योजना, मान लो एग्जांपल आप ले लो, घर बनाने की योजना, जितने भी गरीबों को है उन्हें घर बनाना है, तो उसके लिए एक मान लो एक फ़ंड एलोकेट कर दिया गया, भाई 100 करोड़ रुपये या 200 करोड़ रुपये मुझे लगेंगे, ठीक है, तो 200 करोड़ रुपये आपको दे दिया गया कि आपको इस घर बनाने का जो स्कीम है इस पर आपको 200 करोड़ रुपये खर्च करने रहेंगे। लेकिन जब स्कीम को लाया गया, जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो पता चला क्या, कुछ दिनों में ही 200 करोड़ रुपये खर्च हो गए, ठीक है। आपको स्कीम के लिए चाहिए 250 करोड़, 250 करोड़, आपके पास 200 करोड़ रुपए थे, 50 करोड़ आप शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो ये सप्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है, वो जो 50 करोड़ जो एक्स्ट्रा और लिया जाएगा इस स्कीम के लिए, इस स्कीम को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री डिमांड। क्या, जो 50 करोड़ जो एक्स्ट्रा लिया गया हमारा डिमांड को पूरा करने के लिए, या फिर जो डिमांड किया गया 50 करोड़ रुपीज़, उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री डिमांड। समझ आया क्या चीज़ होता है सप्लीमेंट्री डिमांड। चलिए अब आता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट टू डिसाइड द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ इट्स ओन मेंबर्स एंड ऑल्सो दोज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द चीफ जस्टिस ऑफ एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। समझ आ ही रहा होगा इसमें क्या है, सैलरी और अलाउंसेस जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलते हैं वो लोग कौन डिसाइड करता है, खुद ही डिसाइड करते हैं। इसलिए
जितने मन उतने ले लेते हैं, उनके खर्चा 0 रुपीज़ है, तब भी आप उनका देखो। हमारे प्रेसिडेंट का शायद सैलरी 5 लाख रुपीज़ है, चीफ जस्टिस का शायद सैलरी आपके शायद 3 लाख से 250 लाख रुपये 2,50,000 रुपीज़ ऐसा करे कुछ है, जबकि इनके खर्चे 0 रुपीज़ है, ठीक है। जितने भी जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनका जो सैलरी कौन डिसाइड करता है, ये लोग खुद पार्लियामेंट के मेंबर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। But this is to be borne in mind that all the finance matters in the Lok Sabha which has the real power, तो राज्य सभा has the little power in this regard। ये कहना चाहते हैं, देखो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स जो है, जो फाइनेंस के रिलेटेड मैटर्स है, उसमें जो लोकसभा है उन्हीं का मेन पावर है। राज्यसभा का बहुत ही कम या माइन्यूट पावर, ना के बराबर पावर है, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्टोरल फंक्शंस। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन इलेक्टोरल ड्यूटीज एज वेल, सच एज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या कहते हैं, कुछ इलेक्टोरल पावर्स है पार्लियामेंट के, क्या चीज़ें हमें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द विधानसभा, जो कि हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्ट द क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लोग पार्लियामेंट विधानसभा के साथ, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउस, दोनों हाउस को, राज्यसभा लोकसभा को मिलके वोटिंग होती है, जहाँ पे वो क्या मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। पार्ट सी है, तो लोकसभा इलेक्ट्स इट्स own speaker and deputy speaker from among its own members while the Rajya Sabha elects its deputy chairman only। जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग खुद से क्या करते हैं, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है और जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस है वो लोग खुद से इलेक्ट करते हैं अपने में से। मान लो 10 लोग हैं, उसमें से जो लीडर रहेगा, हम उसी 10 में से लीडर रहेगा, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द हाउस जो है वो ही इज़ द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ द हाउस इज द मेंबर ऑफ द हाउस एंड द डेप्यूटी स्पीकर, ओके। बट राज्यसभा में क्या होता है, सिर्फ जो डेप्यूटी चेयरमैन है वही इलेक्ट होता है, सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे इलेक्टोरल फंक्शंस। अब आता है क्या, रिलेशन बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। दोनों हाउसेज में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे उतना पढ़ने का कुछ नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। डिफरेंस ओवर द लेजिस्लेटिव मैटर्स, ठीक है। पहला क्या है, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल। दोनों हाउस में क्या डिफरेंस है, मनी बिल और लेजिस्लेटिव मैटर्स में क्या क्या पावर देखते हैं। Ordinary bill. An ordinary bill can be originated in either house of the parliament and must be passed by both the houses of the parliament before going to the president's assent, sorry। ये कहता है कि एक ऑर्डिनरी बिल, कोई भी एक नॉर्मल सा बिल जो है वो किसी भी हाउस में जनरेट हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए उसे दोनों हाउस में पास होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो लोकसभा रिजेक्ट कर दिया तो बिल रिजेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए उस बिल को दोनों हाउस में क्या होना होगा, पास होना पड़ेगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल का खासियत ये है कि वो किसी भी हाउस में जनरेट हो सकता है और उठ सकता है, ठीक है। But in the case of deadlock between the two houses over a bill, it is to be resolved in a joint session of the house with the speaker of the Lok Sabha in the chair। मान लो जैसे राज्यसभा बोलता है कि मान लो डेडलॉक हो गया दो हाउसेस, मान लो राज्यसभा बोलता है कि नहीं जाएगा, लोकसभा बोलता जाएगा, ठीक है। मान लो लोकसभा कहता है कि नहीं इस बिल को पास करना चाहिए, राज्यसभा बोलता है नहीं इस बिल को हम पास नहीं करने देंगे, तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों में टकरार हो गया। टकरार जब होगा तो क्या, कौन आता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हेड आता है। जॉइंट सेटिंग होता है किसमें, लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। और जो हेड रहता है उस जॉइंट सेटिंग का वो कौन रहता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहता है, ठीक है। As the member of the Lok Sabha is more than the double the membership of the Rajya Sabha, it will be of the Lok Sabha that prevails on the strength of the majority of the joint session। सिंपल सा बात है, जैसे लोकसभा में हमारे 552 मेंबर्स रहते हैं और राज्यसभा में हमारे 250 मेंबर्स रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है लोकसभा में जो है डबल द अमाउंट है। तो जब जॉइंट सेटिंग होगा, जब वोटिंग होगा, ऑब्वियस सा बात है जिसका मेंबर्स आता रहेंगे वो जीत जाएगा। तो लोकसभा हमेशा एक कदम आगे ही रहता है, ठीक है, एडवांटेज में रहता है, सिंपल सा मैथ्स है। अब आता है जो इम्पोर्टेंट है, मनी बिल। इन केस ऑफ मनी बिल्स द राज्यसभा हैज़ बीन गिवन वर्चुअली नो पावर्स। मनी बिल में मनी बिल के लिए राज्यसभा को एक्चुअली कोई पावर्स दिए नहीं गए हैं, ठीक है। फर्स्टली द मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। मनी रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी बिल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट कर सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता, ठीक है।
Secondly, when a money bill is passed by the Lok Sabha, the Rajya Sabha has no powers whatsoever to make a change in it against the will of the Lok Sabha. मान लो लोकसभा मनी बिल उठाया, ठीक है, और राज्यसभा को कुछ लगता है कि जैसे इस बिल में कुछ चेंजेस ज़रूरी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो रहा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट देना चाहिए या फिर कुछ भी एडिट करना हो उस बिल में, वो नहीं कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा नहीं कर सकता, उन्हें पास करना ही पड़ेगा जो लोकसभा दे दिया है, ठीक है। हाँ, सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे लोग राज्यसभा क्या बोलेंगे लोकसभा को, सर आप मतलब सर सॉरी कि भाई यहाँ पे इस चीज़ में पॉइंट में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ एडिशन या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन करना रहेगा कुछ पॉइंट्स के या फिर कुछ कोई भी स्कीम कोई भी बिल में कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, तो राज्यसभा क्या कर सकता है उसे सजेस्ट कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका सजेशन को ले या ना ले, ठीक है। चलो, एट द मोस्ट डिले अ मनी बिल बाय सिटिंग ओवर इट फॉर 14 डेज। राज्यसभा का सिर्फ क्या पावर है कि उसके पास 14 डेज सिर्फ बिल को डिले करने के लिए। जब लोकसभा भेज देगा तो राज्यसभा खुद के पास सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास वो बिल को रखेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पास करना ही करना है, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द बिल इज सपोज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा एंड कैन बी सेंड टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। 14 दिन का ही डिले राज्यसभा का सिर्फ इतना ही पावर है कि वो 14 दिन के लिए ही डिले कर सकता है सिर्फ, उसके ज़्यादा और उसके अलावा उसको और कोई पावर नहीं है। जब 14 दिन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, उस राज्यसभा से बिल को सीधे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है, उनका सिग्नेचर के लिए। हाँ, अब हमारा आता है क्या, हाँ, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। द यूनियन पार्लियामेंट exercises its control over the union government in a number of ways already discussed in the chapter, ठीक है। Both the houses of the parliament have equal rights to ask question on or bringing in various kinds of motions against the government, ठीक है। दोनों हाउस के पास पावर है कि भाई वो गवर्नमेंट से सवाल पूछे या फिर उसके अगेंस्ट या फॉर में कोई भी एक मोशन ला सके, दोनों हाउस के पास पावर है, ठीक है। बट हेयर अगेन द लोकसभा हैज़ द रियल से, लोकसभा फिर से रियल से। देखो लोकसभा एक्चुअली क्या होता है, लोअर हाउस, जनता की सरकार है। राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो लोग मेजॉरिटी में। तो ऑब्वियस बात है हर जगह उनका एडवांटेज रहना है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास इन द राज्यसभा डज नॉट ऑब्लाइग द गवर्नमेंट टू रिजाइन, बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर राज्यसभा में अगर पास होता है तो सरकार को रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि लोकसभा में अगर यही चीज़ पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो संग पूरे गवर्नमेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बट अ सिमिलर वोट पास इन लोकसभा मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू क्विट। जैसे कि मैंने कहा लोकसभा में पास होगा तो क्या गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। पार्ट 3 इम्पीचमेंट, ठीक है। In matters of impeachment, the President of India or the Chief Justice or Judge of Supreme Court or of High Court, both houses are absolutely equal power. Impeachment can be initiated in either house and the house has an equal say in the judgment. ये पॉइंट कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये लोग बहुत हाई मतलब बहुत इज़्ज़तदार लोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इनको जैसे ऐसे ही रफू चक्कर नहीं कर सकते मैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है हटाने का उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। और इम्पीचमेंट में ये पॉइंट कहता है कि दोनों हाउस का इक्वल पावर है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का दोनों का इक्वल पावर है। ये इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है किसी भी हाउस में जनरेट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो सकता है राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। और दोनों का जजमेंट को इक्वली सुना जाएगा कि भाई इनका क्या पॉइंट्स रखा हुआ है और लोकसभा का क्या पॉइंट्स है, राज्यसभा का क्या पॉइंट्स है, दोनों को देखते हुए नज़र रखते हुए में जो डिसीजन आएगा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों के जजमेंट को इक्वली भाव दिया जाएगा, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, एवरी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंड्स ऑन इक्वल फुटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट टेकन कलेक्टिवली द लोकसभा हैज़ अ ग्रेटर से इन द मैटर ऑफ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स नंबर। जैसे कि आपको कहा था फिर से नंबर का जहाँ मैटर आएगा वहाँ पे आपका लोकसभा जीत जाएगा, ठीक है। हर मेंबर यहाँ पे खड़ा होता है, फुटिंग कोई भी मेंबर जो होता है वो एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, सभी खड़े रहते हैं। बट यहाँ पे जो वोटिंग होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे लोकसभा जीत जाता है क्योंकि उनका मेंबर्स ज़्यादा है। फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है।
The Rajya Sabha has been given undivided powers in this regard. It is only the Rajya Sabha which can declare that a particular subject of the state list has assumed national importance and that it should be included in the union list. मान लो कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी स्टेट का कुछ मान लो कोई स्टेट ने कुछ नियम लाया या फिर कुछ एक स्कीम चलाया या कुछ भी चलाया जो कि लगता है कि वो पूरे कंट्री में चलाने लायक है, ठीक है। मान लो वेस्ट बंगाल में कुछ चल रहा है, कुछ नियम आए जो कि लगता है ऐसे नहीं पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करने लायक है, तो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स ही उसे कह सकते हैं कि सर ये स्टेट लेवल का लिस्ट है, इसको हम यूनियन लेवल में ला सकते हैं। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इमरजेंसी प्रोविजंस इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एन नेशनल इमरजेंसी or a threat therefore due to armed rebellion or civil war or a threat therefore if it is the Rajya Sabha which should responsibilities of the union legislature. कंट्री में इमरजेंसी आ गया, हमारे ऊपर अटैक हो गया, हमारे अंदर सिविल वॉर हो गया, पूरे कंट्री में खुद के अंदर वॉर हो गया या बाहर से कोई अटैक कर दिया या कोई भी प्रॉब्लम आ गया, और वहाँ पे अगर क्या होता है, जो सरकार जो है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है और जो सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो गिर गई, मतलब रिज़ाइन मतलब हट गई सरकार, तो वहाँ पे जो राज्यसभा रहेगा वही करता धरता रहेगा, वही एट उस टाइम पे वही मेन लीडर बन जाएंगे, ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वही चलाएंगे, जो कि अभी फिलहाल लोकसभा करते हैं उस समय राज्यसभा के मेंबर्स करने लगेंगे, ठीक है। स्पेशल और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा, कुछ स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए हुए हैं, स्पेशल और एग्जीक्यूटिव पावर्स है राज्यसभा के, आइए देखते क्या है। द राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट टू बी सब्जेक्टेड टू द नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने कहा था कोई भी स्टेट लेवल का कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा उसको नेशनल लेवल पे डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है ऐसा, ठीक है। एंड देयर बाय एम्पावर द यूनियन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन दैट सब्जेक्ट, पावर पार्लियामेंट को क्या करते हैं उस चीज़ पे नियम, उस चीज़ पे मतलब लुक ओवर करने को कहते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट को लाया गया स्टेट लेवल से यूनियन लेवल के लिए उस पर क्या करना है, ध्यान देने बोलते हैं, या फिर उस चीज़ को देखने बोलते हैं, हाँ ऐसा क्या करना है, इसमें क्या एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर ये एक्चुअली कंट्री में लाने लायक है कि नहीं है। तो राज्यसभा ले क्या, अब जो यूनियन पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको लेजिस्लेट करता है, उसको चेक करता है, हाँ भाई सच में ऐसा है कि नहीं है, कंट्री के लिए सही है कि नहीं है, कौन करता है? यूनियन पार्लियामेंट करता है, ठीक है। द राज्यसभा कैन डिसाइड बाय 2/3 मेजोरिटी टू सेट अप ऑल न्यू इंडिया सर्विस, मान लो 2/3 मेजोरिटी के साथ ऑल न्यू इंडिया सर्विस, जितने भी इंडिया में जो सर्विसेज होते हैं उस पर क्या कर सकता है राज्यसभा? 2/3 मेजोरिटी के साथ अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है इस चीज़ को। पॉइंट 3 आता है, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, जैसे कि आपको कहा था राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। 6 साल का अगर आपका मेंबर है, जो कि अगर मेंबर है तो अगर उनकी डेथ नहीं होती या फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते अगर वो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम के चलता अगर वो मान लो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो ही उन्हें हाउस छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर इलेक्ट हो जाता है एक राज्यसभा का मेंबर तो 6 साल तक उनका फिक्स टर्म है, चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, ठीक है, 6 साल उनको पूरा करना ही है। हैंस द रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द लोकसभा रिमेन्स डिसॉल्व, मान लो जब सरकार गिर गई है, बीच मतलब 5 ईयर्स का टेनवर पूरा हुआ नहीं है लोकसभा में और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है, तो वहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? राज्यसभा के मेंबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में भी राज्यसभा मेन, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट रहती नहीं है, सरकार प्राइम मिनिस्टर रहता नहीं है, डिसॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट, तो कौन मेन रहता है? राज्यसभा के मेंबर्स ही रहते हैं, ठीक है। देन इट एक्ट एज यूनियन लेजिस्लेचर, राज्यसभा क्या करते हैं? यूनियन लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। स्पेशल और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द लोकसभा, कुछ लोकसभा के पावर है, आइए देखते क्या है। लोकसभा है सर्टन स्पेशल पावर्स विच मेक इट मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, ठीक है। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन द लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे पास हो सकता है? लोकसभा में। If such a motion is passed by majority, the Prime Minister and his Council of Ministers resign collectively. अगर लोकसभा में क्या होता है, पार्लियामेंट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट विद हिज मिनिस्टर्स हैज़ टू रिजाइन इमीडिएटली, ठीक है। लोकसभा एक्सरसाइजेज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, पूरे यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है जो कि जो भी काम होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं उसका हेड कौन रहता है? लोकसभा रहता है।
नो सच पावर इज गिवन टू द राज्यसभा, राज्यसभा को ऐसा कोई पावर नहीं दिया जाता, ठीक है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, जैसा कि आपको पहले बताया था, मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट कर सकता है। आफ्टर बीइंग पास इन द लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा विच हैज़ द मोस्ट डिले टाइम फॉर 14 डेज। जब लोकसभा मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में उठ सकता है, और जब लोकसभा में पास होने के बाद वो कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा का बस पावर इतना रहता है कि वो 14 दिन का डिले कर सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता वो। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इट इज़ डीम टू हैव बिन पास्ड बाय द राज्यसभा। 14 दिन जैसे ख़त्म होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, ठीक है। पॉइंट 3, इन द इवेंट ऑफ द डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड जॉइंट सेटिंग इज हेल्ड, ठीक है। ये डेडलॉक और जब होता है तो जॉइंट सेटिंग और तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर लेजिस्लेचर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 लिस्ट होता है, आई मीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होता है जिसमें सारे जो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस हुआ, फाइनेंस हुआ, होम मिनिस्ट्री हुआ, ये सब जो सब्जेक्ट्स है ये सब होते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे आपका इरिगेशन हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर हुआ, या फिर और भी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें दोनों अपना पावर शेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करता है, तो वो सब्जेक्ट्स आते हैं किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। चलिए 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द यूनियन लिस्ट हैज़ 97 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, करेंसी, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। ऑन विच द सेंटर कैन लेजिस्लेट, इन चीज़ में सिर्फ कौन कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे से स्टेट गवर्नमेंट का कोई रेलवेज पे कोई हाथ नहीं रहता, डिफेंस में स्टेट का कोई हाथ नहीं रहता, करेंसी जो छपता है वो आरबीआई छापता है, आरबीआई किसके अंडर हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हुआ, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। In concurrent list, 47 subjects are included. On these subjects, both the center and the states can legislate. But in case of clash, the law passed by the center shall prevail. इसमें क्या होता है कि 47 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कॉन्करेंट लिस्ट में जिसपे सेंटर और स्टेट का दोनों का हक रहता है, ठीक है। लेकिन मान लो जब किसी सब्जेक्ट पे लेके कोई चर्चा चल रहा है या फिर कोई क्लैश हुआ कि भाई मान लो मैंने कुछ प्रपोज़ किया और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोज़ किया, मतलब मेरा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोज़ किया और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोज़ किया, तो जब क्लैश होगा तो कौन जीतेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीतेगा, ठीक है। On the 61 subjects mentioned in the state list, normally the state and not the center is empowered to legislate. और जो बचा हुआ 61 जो सब्जेक्ट्स है उस पर किसका हक रहता है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का हक रहता है, ठीक है, और उस पर सेंटर उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट हेयर टू इज अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स है, गिने चुने ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स है जिसपे कि पार्लियामेंट जो रहता है, जो यूनियन पार्लियामेंट रहता है, वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट पे लेजिस्लेट कर सकता है, उस पर कुछ चेंजेस कर सकता है, ठीक है। मोर ओवर द रेसिडुअरी पावर्स मेंशन्ड इन द अबव 3 लिस्ट ऑल्सो लाई विद द सेंटर, ठीक है। हाँ, जितने रेसिडुअरीज पावर्स रहते हैं जो कि ऊपर रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक बार सेंटर के अंदर में ही आते हैं, ठीक है। नॉट मेंशन, आई मीन जो ऊपर में जितने 67 जैसे 61 आपका स्टेट में हुआ, 47 आपका कॉन्करेंट में हुआ, 97 आपका सेंटर में हुआ, और इसको छोड़ के और जो सब्जेक्ट्स ऐसे यहाँ पे ऐड नहीं किए गए, जो नहीं मेंशन किए गए, वो सारे भी किस में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। चलो तो ये पे यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट फाइल्स दिए हुए हैं जहाँ पे अच्छे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट जैसे यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा जो दिए हुए, देखो ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। इसका कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर भी नहीं है, आपने नहीं सुना कोई मिनिस्टर है यहाँ पे, कोई मिनिस्टर ऑफ बैंकिंग है, कोई मिनिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी कोई स्टेट में नहीं होता, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी कोई स्टेट में नहीं होता, ये सारे यूनियन मिनिस्टर में होते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट देखो ये सब चीज़ होता है जो कि स्टेट और सेंट्रल मिल के करता है, ये सब्जेक्ट्स किसके, स्टेट और सेंटर जो है मिल के करते हैं, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में देखो यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स का प्रिवेल रहता है, जितने भी स्टेट होते हैं, बिहार पुलिस हुआ, वेस्ट बंगाल पुलिस हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, केरला पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है इंडिया पुलिस बोले कुछ नहीं ना है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। चलिए the 10th schedule of the Constitution, popularly known as the Anti-Defection Law, introduced by the Constitution Act 1985, as amended by the Constitution 2003, lays down the conditions regarding disqualification on ground of defection. मतलब धोखा, एक तरह से तुम बोलो तो डिफेक्शन मतलब झूठ बोलने या धोखाधड़ी जो चीज़ होता है ना, ये चीज़ के ऊपर, ठीक है। The main provision of the 10 schedules are summarized below.
क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, an elected members of parliament or a state legislature who has been elected as a candidate set up by a political party and nominated as a member of the parliament or state legislature who is a member of a political party at the time he takes his seat would be disqualified on the ground of defection. ये क्या कहना चाहता है कि अगर एक मेंबर है, आइए फिर से देखते हैं, इफ़ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ कैंडिडेट सेट अप बाय अ पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉमिनेटेड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई एक मेंबर इलेक्टेड मेंबर है जो कि इलेक्ट हो चुका है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम ही टेक्स द सीट, ठीक है, वो मान लो, हाँ ठीक है, मान लो किसी भी पार्टी के थ्रू नॉमिनेट किया गया या किसी पार्टी को इलेक्ट किया गया है, ठीक है, he would be disqualified on the ground of defection if he voluntarily gives up his membership for such political parties। और मान लो जैसे अगर मैंने किसी पार्टी एक्स के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट होकर आया हुआ, या फिर मैंने पार्टी एक्स के थ्रू क्या हुआ, नॉमिनेट होकर आया हुआ, ठीक है, और अगर मान लो मैंने अपना मेंबरशिप जो है छोड़ दिया है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, मैंने उस पार्टी एक्स का मेंबरशिप छोड़ चुका हूँ, मैं वो पार्टी छोड़ चुका हूँ, ठीक है, समझ गया ना, मैं पार्टी एक्स के थ्रू नॉमिनेट हुआ या फिर पार्टी एक्स के नाम से मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, मान लो बीजेपी का मेंबर है, वो इलेक्ट होकर आ चुका है, ठीक है, या बीजेपी के थ्रू नॉमिनेट होकर आ चुका है, बट जब सीट लेने के बाद, मतलब बैठने के बाद, अपना पोजीशन लेने के बाद क्या वो पार्टी छोड़ देता है, ठीक है, वॉलंटरीली पार्टी छोड़ देता है, तो क्या होता है, और वोट्स और abstains from voting in the house contrary to any direction of such party। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, मान लो बीजेपी का मेंबर जिसको कि बीजेपी ने इलेक्ट किया या फिर नॉमिनेट किया है, वो क्या करता है, अपना सीट लेने के बाद पार्टी छोड़ देता है, या फिर उसे बोला जाता है कि भाई तुम्हें इस बंदे को वोट देना है या फिर बीजेपी को वोट देना है, उस मेंबर को, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए मान लो आपको वोट देना है इन्हें, और अगर वो वोट उसे नहीं देता है, किसी और को देता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे पार्टी से संग निकाल दिया जाता है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसका मेंबरशिप से, उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, समझे। तो ये वो डिफेक्शन, अगर आप किसी पार्टी के थ्रू आए हो आपको उस पार्टी में ही रहना पड़ेगा, अगर आप वो पार्टी छोड़ देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उस पोस्ट से। एक तरह से आप हो गए ना, चीटिंग करके आप आए, आप मेरा नाम लेके घुसे हो बट मुझे पहचानते ही नहीं, फिर मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो फिर निकाल देगा, लाजमी सा बात है, ठीक है। ये रहा पहला पॉइंट। An independent member of parliament or a state legislature will also be disqualified if he joins any political party after his election। ये पॉइंट कहता है कोई भी पॉलिटिकल मेंबर है, मान लो अगर वो क्या करता है, पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाता है या फिर नॉमिनेट हो जाता है, और अपना सीट लेने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन, इलेक्टेड होने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे हटा दिया जाएगा, दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस मेंबर को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट मेंबर है, किसी पार्टी का नहीं है, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड, वो डिस्क्वालीफाई कर देगा अगर वो एनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, कब, अपना इलेक्शन होने के बाद, ठीक है। चलो, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम ऑफ हिज नॉमिनेशन एंड हु हैज़ नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months from the date on which he takes his seat shall be disqualified if he joins any political party after the expiry of the said period of 6 months। इसका देखो, इस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो कोई भी एक नॉमिनेटेड मेंबर है या फिर इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, वो निर्दलीय है, निर्दलीय इन द सेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, ठीक है, और क्या होता है कि उसे 6 months का टाइम दिया जाता है, एज अ रूल 6 months का टाइम दिया जाता है कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करिए, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। अगर आप उस 6 months में अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 6 months के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, आपको उस 6 months के अंदर ही करना रहेगा, यू अंडरस्टैंड। जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, मतलब वो मान लो बीजेपी कांग्रेस किसी का मेंबर नहीं हो, वो एक मैं खड़ा हो गया इलेक्शन में, मैं जीत गया, ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से मुझे 6 month का टाइम दिया जाएगा कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। अगर मैं उस 6 महीने में किसी को ज्वाइन नहीं करता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं उस 6 महीने जो 6 महीने जब एक्सपायर कर जाएगा और फिर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे अपने पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट वो कहता है।
Fourth point, provisions have been made with respect to merger of political parties. No disqualification would be incurred when a legislature party decides to merge with another party and such decision is supported by not less than 2/3 of its members. इस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो कांग्रेस से बीजेपी है, ठीक है, मान लो 2/3 मेंबर, मान लो अगर एक बंदा कांग्रेस से इलेक्ट होकर आता बीजेपी में चल जाता तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। कांग्रेस से इलेक्ट होकर आया बीजेपी में चला गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। लेकिन अगर कांग्रेस का 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेजॉरिटी, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ आदमी, 2/3 मेजॉरिटी देखो दिया हुआ है, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं तो वो सारे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है, ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर 2/3 मेंबर्स से कम हुए तो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर 2/3 मेंबर्स कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आते हैं या फिर 2/3 मेंबर्स ऑफ बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं तो वो सारे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। 2/3 से कम होगा तो सारे डिस्क्वालीफाई, 2/3 रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। Special provision has been made to enable a person who has been elected to the office of the speaker or the deputy speaker of the house of people or of legislative assembly or of a state or of office of deputy chairman, बाप रे बाप कितना सारा है, council of state or chairman of deputy of to serve his connection with his political party without इनकरिंग डिस्क्वालिफिकेशन। देखो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए किसको, स्पीकर को दिए गए हैं, यहाँ पे देखो ऑफिस ऑफ द स्पीकर को दिया गया, डेप्यूटी स्पीकर को दिया गया हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड है उसको दिया गया है, ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन दिया गया है उनको, ठीक है, एंड डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का दिया गया है क्या, कि वो लोग अपने पार्टी से कनेक्शन रख सकते हैं किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन को बिना फेस किए, ठीक है, क्योंकि वो स्पीकर जो होते हैं वो किसी पार्टी का नहीं होते, जब इलेक्ट हो जाते हैं एज अ स्पीकर तो वो क्या, उनको पूरा हाउस का मेंबर, वो पूरा हाउस का हेड होगा, ठीक है, तो वो किसी भी तरह बायस नहीं हो सकते अपनी पार्टी या किसी पार्टी। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है कि हिज कनेक्शन विद हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट, वो अपने मान लो कांग्रेस का या फिर बीजेपी, मान लो बीजेपी का एक स्पीकर है, सर ओम बिरला जी है, बीजेपी के मेंबर है और स्पीकर बन गए, तो एज अ स्पीकर उनको है कि हर मेंबर को बराबर लेके चलना, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं कर सकते वो, लेकिन वो अपने पार्टी से कनेक्शन ज़रूर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। अगर बीजेपी का कोई मेंबर अगर कांग्रेस से मिलता या फिर उसके साथ वोट देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे स्पीकर अगर बीजेपी को वोट दे देते हैं, बीजेपी के हैं और बीजेपी को वोट दे देते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ये कहता है। सिर्फ स्पीकर क्यों, जो भी है डेप्यूटी स्पीकर हुए या फिर और जितने भी डेलीगेट्स का नाम दिया हुआ है वो कोई, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 6, द क्वेश्चन हैज़ टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये पॉइंट कहता है क्वेश्चन एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन के लायक है कि नहीं है, मतलब मान लो मैंने कुछ गलती किया है कि नहीं किया है तो मुझे जज कौन करेगा, उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा। मान लो एज अ स्पीकर है लोकसभा का तो वो देखेंगे सच में इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करने लायक काम किया है कि नहीं किया है। डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के, वो देखेंगे कि राज्यसभा को उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, तो कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करता है। वेयर द क्वेश्चन ऑफ is with reference to the presiding officer himself, it will be decided by the members of the house elected by the house on that behalf। अब मान लो देखो स्पीकर तो वहाँ पे जो कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस तो देखेंगे, बट अगर उन पे वो चीज़ आ गया, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन का चीज़ आ गया तो कौन देखेगा, तो यहाँ पे कौन देखेगा, जो मेंबर्स ऑफ द हाउस है, देखो ऑफ हिमसेल्फ इट विल बी डिसाइडेड बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस इलेक्टेड बाय द हाउस ऑन दैट बिहाफ, ठीक है। कौन करेगा उस पर जज, जो मेंबर्स ऑफ द हाउस एक बंदे को इलेक्ट करेगा जो कि वहाँ पे जज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ठीक है, रेफरेंस टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ, हाँ मेंबर्स ऑफ द हाउस, हाँ ठीक है, आप पढ़ लो समझ जाओगे। द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। द रूल शैल बी लेड बिफोर द हाउस एंड शैल बी सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन अप्रूवल ऑफ द हाउस। चेयरमैन या फिर स्पीकर को इतना पावर दिया गया है कि वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में कोई भी ऐड चेंज या फिर इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, हर जो चीज़ उनको सही लगता है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। उसमें किसको दिया गया पावर, चेयरमैन और स्पीकर को, ठीक है। चलो विदाउट प्रीजज ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 105 और एज द
case may be Article 90, 194, any power may have under the Constitution, the chairman or the speaker of the House have been empowered to direct that the willful contravention of any person, the rules made under paragraph 8 schedules dealt with the same breach of the House. ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं, मतलब देखो समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत हौच पौच पॉइंट है, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। 8 पॉइंट आपको लिखना नहीं होगा, आप 7 पॉइंट तक ही पढ़ के जाओ, ठीक है। समझाने जाऊँगा तो आप हौच पौच हो जाएगा, बहुत हौच पौच है ये। आर्टिकल घुस जा रहा 105, 194, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कोई कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। 7 पॉइंट इज इनफ, 7 भी नहीं, आपको 5 या 5 पॉइंट पढ़ के जाना पड़े। 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट पढ़ के जाओ काफ़ी है, ठीक है। चलो, और 4 पॉइंट का मैक्सिमम, तो 4 पॉइंट, 7 पॉइंट एक्स्ट्रा आप बहुत पढ़ रहे हो, काफ़ी है। Procedures for the amendment of the Constitution. Indian Constitution is neither very rigid nor very flexible. ना तो बहुत सख्त है और ना ही बहुत easy है, ठीक है। The procedure for the amendment is neither so easy as in England nor so difficult as in United States, ठीक है। Procedure of amendment of the Indian Constitution as follows. India is a federation of different states, so a very rigid system of amendment has been provided for such provisions of the Constitution which are the utmost important for different states of the Indian Constitution, ठीक है। Such provision include election of the president, executive powers of the union, state governments, legislative relation between the union and the state, Supreme Court and the High Court, representation in the states of parliament, etc. ये पॉइंट कहता है कि इंडिया एक फेडरेशन है जो कि बहुत सारे तरह तरह के स्टेट्स हैं हमारे, डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है। प्रोवाइड रिजिड सिस्टम ऑफ अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ऐसा प्रोविजन दिया गया जो हर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, प्रोविजंस इंक्लूड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन वगैरह, ठीक है। In all such cases, the constitutional amendment must be passed by a majority of the total membership or by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting in each house separately. इन हर जितने भी आपको यहाँ पे केसेस दिए गए, इन सब में क्या है, कोई भी अमेंडमेंट को पास करने के लिए आपको मेजॉरिटी वोट होना होगा, या तो मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी आपको वोट मिलना ही होगा, तभी वो पास होगा। या तो फुल मेजॉरिटी सही है, लेकिन मिनिमम आपको 2/3 मेंबर्स को हाँ बोलना ही पड़ेगा, तभी पास होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस, द अमेंडमेंट नीड्स टू बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को वैलिड बनाना, ठीक है। अमेंडमेंट को वैलिड कैसे बनाया जाएगा, बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स को, मतलब उसमें आपको उन्हें साइन करना पड़ेगा, या फिर जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको वैलिड बनाने के लिए, ताकि वो प्रेसिडेंट ताकि वो बिफोर द बिल हैज़ इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स असेंट। प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले क्या होता है, हाफ ऑफ द स्टेट्स को उस अमेंडमेंट को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ताकि वो वैलिड हो जाए, तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर हाफ से कम रहेगा तो वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। First 2 conditions, I mean. First, the amendment must be passed by a majority of total membership of the house concerned, ठीक है। majority of the house से amendment को पहले क्या करना पड़ेगा, majority of the total membership of the house को मतलब yes करना पड़ेगा, या फिर उसको पास करने के लिए उसको majority of the house को agree करना पड़ेगा। Number 2, by a majority not less than 2/3 of the members present are voting in each house separately before the bill is sent to the president of the for his assent। क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लो या तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को मतलब एग्री करना पड़ेगा, या तो मिनिमम, सेकंड पॉइंट कहते हैं तो मिनिमम 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स इन ईच हाउस हैज़ टू एग्री, तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। there is no need to fulfill the third formality, that is consent of half of the states। कोई ज़रूरत नहीं है, तो हाफ ऑफ स्टेट्स का जो है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, जब अगर आपका मेजॉरिटी या फिर 2/3 वाला कंडीशन पूरा हो जाता है तो। सम सच प्रोविजंस विच कैन बी अमेंडमेंट इन दिस वे आर दोज कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिटीजनशिप्स, यूनियन एंड टेरिटरी एक्सेट्रा, ठीक है। It must be remembered here that a constitutional amendment can be initiated only in Union Parliament and not in the State Legislature, ठीक है। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स लाते हैं वो कभी भी स्टेट्स में ओरिजिनेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ कहाँ हो सकते हैं, सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट में ही हो सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। पहला वीडियो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, फर्स्ट हाफ का, ये सेकेंड हाफ है, ठीक है। हमारे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हम वीडियो लाने में तो लेट हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको हर पार्ट समझ आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है या फिर समझ नहीं आता, तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर पर्सनली, ओके। देयर इज़ अ ग्रुप, आवर ग्रुप of genius classes in telegram, so please join there and then we will connect to each other, ठीक है। please do like, share and subscribe our channel, ठीक है, and share it, give us a lot of love, we will give you a lot of love, okay। love you all, god bless you, bye bye।